हेलो एवरीवन, मैं दीक्षा। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। घटनाचक्र पूर्वावलोकन को कवर किया जा रहा है, जो कि भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन का है। इसमें अभी तक इसके 4 लेक्चर कंप्लीट किए जा चुके हैं। आज का जो हमारा लेक्चर है वह 5th नंबर का है। अगर आपने आगे के जो 4 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं उनको नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके प्रत्येक लेक्चर को देख सकते हैं। और PDF प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल UPSC PSC विद दीक्षा को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको PDF प्राप्त होगी। आपको पहले नंबर पर ये बता दें कि अभी तक कौन कौन से चैप्टर इसके अंतर्गत कवर किए जा चुके हैं। इस श्रृंखला के अंतर्गत हमारा टारगेट है कि आपको 10 लेक्चर में आपके जितने भी ये 42 चैप्टर हैं उनको कवर करना है, जिसमें सीक्वेंस वाइज आपको कुछ एक लेक्चर में कुछ चैप्टर किए गए हैं, कुछ दूसरे लेक्चर में। तो इस तरीके से आपके जो टोटल 42 चैप्टर हैं उनको 10 लेक्चर में एक प्रारूपित वे में, मतलब कि एक अच्छे से एक प्रारूप के तौर पर इसको ड्रॉ किया गया है कि इसमें कौन से लेक्चर के अंतर्गत कितने चैप्टर होंगे। तो उसी प्रारूप के अंतर्गत ये सीरीज चल रही है। इसमें अभी तक हमने इसके जो चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें भारत के संवैधानिक विकास, संविधान सभा की निर्माण प्रक्रिया, प्रमुख समितियां, स्रोत, प्रमुख भाग, अनुच्छेद, अनुसूचियां, उद्देशिका, शासन प्रणाली, राष्ट्रीय प्रतीक, संघ एवं राज्य क्षेत्र, नागरिकता, मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, केंद्रीय मंत्रिपरिषद को अभी तक कवर किया जा सकता है। मतलब कि टोटल आपके 4 चैप्टर में 18 चैप्टर, 4 जो लेक्चर कवर किए जा चुके हैं उसमें 18 लेक्चर आपके कंप्लीट हो गए। आज जो हम शुरू करने जा रहे हैं, आज हमारा 19 नंबर का चैप्टर है, जैसे महान्यायवादी, महाधिवक्ता और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संदर्भ में। फिर इसके आगे जितने भी आपके चैप्टर कवर होंगे उनको इस लेक्चर के अंतर्गत कवर किया जाएगा। चलिए तो शुरू करते हैं। प्रत्येक लेक्चर को, मतलब कि जो भी चैप्टर आपका शुरू किया जाता है उसमें आपका एक प्रारूप है कि पहले इसमें आपके नोट्स से रिलेटेड टॉपिक को कवर किया जाता है, फिर इसके जितने भी क्वेश्चन होते हैं उनको कवर किया जाता है। चलिए तो नोट्स के अंतर्गत देख लेते हैं कि इसके संदर्भ में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें बताए गए। इसमें आता है सबसे पहले कि इसे भारतीय संविधान के तहत भारत में महान्यायवादी के पद का प्रावधान किया गया। महान्यायवादी देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, जो कि अनुच्छेद 76 के क्लॉज 1 के अनुसार राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्हित किसी व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त करेगा। अनुच्छेद 76 के क्लॉज 2 के अंतर्गत अन्य महान्यायवादी को यह कर्तव्य होगा कि वह भारत सरकार को विधि संबंधी ऐसे विषय पर सलाह दे और विधिक रूप से ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करे जो राष्ट्रपति उसको समय समय पर निर्देशित करे या सौंपे, या उन कर्तव्यों का निर्वहन करे जो उसको इस संविधान अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा उसके अधीन प्रदान किए गए हों। अनुच्छेद 76 का क्लॉज 3 के अनुसार इसे अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होगा। और 76 के क्लॉज 4 के अनुसार महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा और ऐसा पारिश्रमिक तय करेगा जो राष्ट्रपति अवधारित करे। और अनुच्छेद 88 के तहत भारत के महान्यायवादी को संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही में शामिल होने का अधिकार है, लेकिन मतदान का अधिकार नहीं होता है। इसे एक संसद सदस्य की तरह सदनों की कार्यवाही में भाग लेने के दौरान सभी शक्तियां, उन्मुक्तियां, विशेष अधिकार मिलते हैं। अनुच्छेद 165 के क्लॉज 1 के अनुसार प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होता है और उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए अर्हित किसी व्यक्ति को राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त किया जाता है। इसी के संदर्भ में आता है अनुच्छेद 165 का क्लॉज 2, जो कि वह राज्य सरकार को विधि संबंधी विषयों पर परामर्श देता है। वह राज्य सरकार का प्रथम विधिक सलाहकार भी होता है। अनुच्छेद 165 के क्लॉज 3 के अनुसार कि वह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा और ऐसा पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो राज्यपाल अवधारित करे। अब आता है अनुच्छेद 148 का क्लॉज 1। यह क्लॉज कहता है कि भारत का एक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होगा, जिसको राष्ट्रपति नियुक्त करेगा और यह अपने पद से केवल उसी रीति या आधारों से हटाया जाएगा जिस रीति या आधारों से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है।
संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत के साथ उसकी सिद्ध कदाचार और असमर्थता पर प्रस्ताव पारित कर इसे पद से हटाया जा सकता है और अनुच्छेद 148 के क्लॉज 4 के अनुसार नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपने पद पर न रह जाने के पश्चात भारत सरकार के या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी और पद का पात्र नहीं होगा। इसका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष होता है, जिसमें जो भी पहले हो, और इसको लोक लेखा समिति का आँख या कान भी कहा जाता है। अनुच्छेद 149 भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्य एवं शक्तियों को निर्धारित करता है और अनुच्छेद 151 का क्लॉज 1 के अनुसार भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संघ के लेखाओं संबंधी प्रतिवेदनों को राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, जो उनको संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा। अनुच्छेद 151 का क्लॉज 2 के अनुसार नियंत्रक महालेखा परीक्षक के किसी राज्य के लेखाओं संबंधी प्रतिवेदनों को उस राज्य के राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, जो उनको राज्य के विधानमंडल के समक्ष रखवाता है। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कहा था कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक भारतीय संविधान के तहत सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी होता है। संसद द्वारा नियंत्रक महालेखा परीक्षक की कर्तव्य शक्तियां एवं सेवा शर्तें अधिनियम 1971 को प्रभावी बनाया गया और इस अधिनियम की धारा 3 के अनुसार नियंत्रक महालेखा परीक्षक को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बराबर वेतन दिया जाता है। इस अधिनियम को 1976 में केंद्र सरकार के लेखा परीक्षक से लेखा को अलग करने से हेतु संशोधित किया गया था और नियंत्रक महालेखा परीक्षक राष्ट्रपति को 3 लेखा परीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है, जिसमें विनियोग लेखाओं पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट, वित्त लेखाओं पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट और सरकारी उपक्रमों पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट होती है और राष्ट्रपति इनको संसद के दोनों सदनों के सभापटल पर रखवाता है। तो इस तरीके से इनके संदर्भ में आता है। चलिए तो प्रश्नों को सॉल्व करते हैं, जिसमें हमारा पहला प्रश्न आता है कि भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है। तो भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? वह अटॉर्नी जनरल देता है। तो ऑप्शन ए होगा कि ये संविधान के अनुच्छेद 76 के क्लॉज 2 के अंतर्गत कहा गया है कि महान्यायवादी, जिसे अटॉर्नी जनरल कहा जाता है, भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श देगा। यह भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है, जो कि राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। तो भारत का महान्यायवादी है। नेक्स्ट आता है कि भारत के महान्यायवादी को कैसे नियुक्त किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? भारत के राष्ट्रपति द्वारा। निम्न में से किसी भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी समझा जाता है? महान्यायवादी को। भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? भारत का महान्यायवादी। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन कि इस भारत सरकार के प्रमुख विधि परामर्शदाता कौन से है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारत के अटॉर्नी जनरल विधि सलाहकार कौन है? भारत सरकार के। नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित में से किसको अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है? वह महान्यायवादी को सुनवाई का अधिकार है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की सरकार का मुख्य विधिक सलाहकार और उसका प्राथमिक अधिवक्ता कौन होता है? उपयुक्त में से कोई नहीं। कि इस भारत के सर्वोच्च न्यायालय में भारत सरकार का मुख्य विधिक सलाहकार और इसका प्राथमिक अधिवक्ता भारत का महान्यायवादी होता है और महान्यायाधिकर्ता जो सॉलिसिटर जनरल होता है, वह भारत के महान्यायवादी को उसके दायित्वों के निर्वहन में सहायता प्रदान करता है। तो इस तरीके से होता है। अब आता है क्वेश्चन कि भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में कि भारत पहला कथन आता है कि महान्यायवादी के पद पर ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति होगी जो कि उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्हित हो। दूसरा आता है कि महान्यायवादी को उसके पद से उसी प्रक्रिया से हटाया जा सकता है जैसे कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को। तो इसके संदर्भ में आपको बताना है कि कौन सा कथन इसके अंतर्गत सही है। तो इसमें ये ऑप्शन दिए गए हैं, तो इस ऑप्शन के अंतर्गत जो आपका पहला जो डी ऑप्शन है वो सही है, क्योंकि इसमें केवल एक कथन जो है वह सत्य है, दूसरा वाला कथन गलत है। व्याख्या को देख लेते हैं कि इसमें संविधान के 76 के खंड 1 के अनुसार राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्हित किसी व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त करेगा, जिसमें कथन फर्स्ट सही है। और संविधान के अनुच्छेद 76 के खंड 4 के तहत महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, तब राष्ट्रपति को ही पदच्युत करने का अधिकार होता है। तो इस कारण से आपका दूसरा कथन जो है वो गलत है, पहला कथन सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भारत के महान्यायवादी के विषय में, जिसमें पहला कथन आता है कि वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। दूसरा आता है कि उसमें वही योग्यताएं होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश में होती हैं। तीसरा आता है कि उसे संसद के किसी भी एक सदन का सदस्य होना चाहिए और चौथा आता है कि संसद द्वारा महाभियोग लगाकर उसे हटाया
जा सकता है। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो इसमें आपका पहला और दूसरा कथन जो है वह सही है, तो ऑप्शन ए सही होगा कि महान्यायवादी को राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति किए जाने वाले के लिए वही योग्यताएं होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए आवश्यक होती है। भारत का महान्यायवादी संसद का सदस्य नहीं होता है, परंतु वह किसी भी सदन में, सदनों को किसी भी संयुक्त बैठक में और सदन की किसी भी समिति में उसका नाम सदस्य के रूप में दिया जाता है, बोल सकता है, भाग ले सकता है, किंतु अपना मत नहीं दे सकता है। महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है तथा राष्ट्रपति उसे पदच्युत करने का अधिकार भी होता है, तो इसके अंतर्गत आता है। अब आता है क्वेश्चन कि भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कथनों पर विचार कीजिए। पहला आता है कि राष्ट्रपति किसी ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करेगा जो कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए अर्ह होगा। दूसरा आता है कि महान्यायवादी इतना पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो संसद अवधारित करे। तो इसके अंतर्गत बताना है कि आपको कि कौन सा उत्तर इसमें सही होगा। तो इसमें देखा जाए तो आपका ऑप्शन पहला सही है, क्योंकि इसमें केवल एक ही कथन इसके अंतर्गत सही होता है। तो इसमें ऑप्शन ए आपका उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कहता है कि वे प्रधानमंत्री की मर्जी तक पद पर बने रह सकते हैं। दूसरा कथन आता है कि वे संसद सदस्य के विशेषाधिकार हकदार नहीं होते हैं। तो इसमें से कौन सा कथन सही है? तो इसमें देखा जाए तो ना तो आपका पहला कथन सही है, ना तो दूसरा कथन सही है। इसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 के क्लॉज 2 के अनुसार महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल भारत सरकार को विधिक विषयों पर परामर्श देता है। यह भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है तथा राष्ट्रपति के द्वारा न केवल नियुक्त किया जाता है बल्कि राष्ट्रपति के द्वारा ही पद के प्रसाद पर्यंत भी अपना पद धारण करता है, जिस कारण से पहला कथन असत्य है। और आपको बता दें कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 88 के अनुसार भारत के महान्यायवादी को संसद के दोनों सदनों की बैठकों में और संसद की किसी समिति में जिसमें उसका नाम सदस्य के रूप में दिया गया है भाग लेने और बोलने का अधिकार होता है, परंतु मत देने का अधिकार नहीं होता है। और अनुच्छेद 105 के क्लॉज 4 के अनुसार जिन व्यक्तियों को इस संविधान के आधार पर संसद के किसी सदन या उसके किसी समिति में बोलने और उसकी कार्यवाहियों में अथवा भाग लेने का अधिकार होता है, उनके संबंध में संसद सदस्यों को विशेष अधिकार एवं उन्मुक्तियां संबंधी उपबंध समान रूप से लागू होता है। इस कारण से दूसरा कथन भी असत्य है। तो इसके अंतर्गत आपकी ये व्याख्या रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके अंतर्गत पूछा जाता है कि भारत के निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन कहता है कि भारत का महान्यायवादी और भारत का सॉलिसिटर जनरल भारत सरकार के एकमात्र अधिकारी हैं जिन्हें भारत की संसद की बैठकों में भाग लेने की अनुमति है। दूसरा आता है कि भारत के संविधान के अनुसार भारत का महान्यायवादी अपना त्यागपत्र दे देता है जब वह सरकार जिसने उसको नियुक्त किया था या इस्तीफा देती है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है इसके अंतर्गत बताना है। तो इसमें देखा जाए तो आपका जो ऑप्शन डी है वैसा ही होगा, क्योंकि ना तो इसमें पहला होगा और ना ही दूसरा होगा। अब इसकी व्याख्या को देख लेते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 88 में कहा गया है कि भारत के महान्यायवादी को संसद की बैठकों में भाग लेने बोलने का अधिकार होता है, किंतु उसे मत देने का अधिकार नहीं होता है। जबकि जो सॉलिसिटर जनरल जो होता है वह संसद की बैठकों में भाग लेने का अधिकार भी उसको प्राप्त नहीं होता है। इसके कारण पहला कथन गलत है। और संविधान के अनुच्छेद 76 में वर्णित उपबंधों के अनुसार महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है, लेकिन कुछ परंपराओं के अनुसार सामान्यतः सरकार मंत्रिपरिषद के इस्तीफा देने पर महान्यायवादी भी इस पद से इस्तीफा दे देता है, क्योंकि उसी मंत्रिपरिषद की सलाह पर नियुक्त होता है या संविधान में उल्लेखित भी नहीं है। तो इस तरीके से होता है। अब आता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि महान्यायवादी भारत के महान्यायवादी में पहला आता है कि लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है। दूसरा आता है कि लोकसभा की किसी समिति का सदस्य हो सकता है। तीसरा आता है कि लोकसभा में बोल सकता है। चौथा आता है कि लोकसभा में मतदान कर सकता है। तो इनमें से बताना है कि कौन कौन से कथन सत्य हैं। तो इसमें आपका पहला, दूसरा और तीसरा जो कथन है यह सही है, क्योंकि यह लोकसभा के में मतदान
नहीं कर सकता है। तो आपका फोर्थ नंबर का जो है वह गलत है और ये चौथे 1 2 3 4 1 2 3 जो है वह सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसके अंतर्गत कि निम्नलिखित में से किसे संसद की कार्यवाहियों में भाग लेने का अधिकार है। तो भाग लेने का अधिकार किसे है? महान्यायवादी को, तो ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट आता है कि संसद को संबोधित करने का निम्न में से किसको अधिकार है? तो भारत के महान्यायवादी को। नेक्स्ट है कि पार्लियामेंट या संसद के किसी सदन के सदस्य ना होने पर भी सदन की बैठकों में कौन भाग ले सकता है? वह भारत का अटॉर्नी जनरल या महान्यायवादी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से किसी संसद के दोनों सदनों में बोलने, अन्य कार्रवाइयों में भाग लेने और किसी भी संसदीय कमेटी का सदस्य होने का अधिकार तो होता है, लेकिन वोट देने का अधिकार नहीं होता है, तो वह भारत का अटॉर्नी जनरल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य न होते हुए भी भारतीय संसद में भाग लेने का अधिकार रखता है? वह अटॉर्नी जनरल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों में किसी भी सदन में भाग ले सकता है? वह अटॉर्नी जनरल है। नेक्स्ट है कि एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन की में भाग ले सकता है, वह महान्यायवादी भी है और इसमें उपराष्ट्रपति भी जो है, तो इसमें एक सदन की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सॉलिसिटर जनरल निम्न में से क्या होते हैं? एक कानूनी सलाहकार होते हैं, तो ऑप्शन सी है। भारत का सॉलिसिटर जनरल कौन होता है? न्यायिक सलाहकार या कानूनी सलाहकार। कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? एडवोकेट जनरल होता है। में नेक्स्ट आता है कि इनमें से कौन राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार होता है? वह महाधिवक्ता होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि राज्य सरकार को कानूनी मामलों पर सलाह कौन देता है? वह महाधिवक्ता होता है या एडवोकेट जनरल। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, जिसमें पहला कथन कहता है कि भारत के में राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा संबंधित राज्य के राज्यपाल की अनुशंसा पर की जाती हो, और दूसरा कथन आता है कि सिविल प्रक्रिया संहिता के उपबंधों के अनुसार राज्य स्तर पर उच्च न्यायालयों की मूल अपीली और सलाहकारी अधिकारिता होती है। तो उपयुक्त कथन में से कौन सा कथन सत्य है, इसके अंतर्गत आपको बताना है। तो इसके अंतर्गत देखा जाए तो आपका ऑप्शन डी होगा, क्योंकि इसमें पहला और दूसरा दोनों ही कथन सत्य हैं। इसकी व्याख्या को देख लेते हैं कि इस भारत संविधान के अनुच्छेद 165 के क्लॉज 1 के अनुसार राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है, ना कि राष्ट्रपति द्वारा। तो इस कारण पहला गलत है। दूसरा आता है कि सलाहकारी अधिकारिता जो कि अनुच्छेद 143 के तहत सर्वोच्च न्यायालय की होती है और उच्च न्यायालयों की अधिकारिता मूल तथा अपीलीय होती है, तो इस कारण से आपका दूसरा कथन गलत होता है। तो ये आपका पहला दूसरा उसमें ऑप्शन के तहत गलत है और ये उसकी उपयुक्त व्याख्या होती है। नेक्स्ट आता है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है, तो किसमें की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का नियुक्ति का प्रावधान दिया गया है? वह अनुच्छेद 148 है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक संघ के लेखा संबंधी प्रतिवेदनों को सर्वप्रथम कि निम्न में से किसको प्रस्तुत किया जाता है? तो यह जो किसको प्रस्तुत किया जाता है इसके अंतर्गत आपको बताना है। तो इसमें भारत के राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। नेक्स्ट आता है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की संघ के लेखाओं संबंधी अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है, तो किसको करता है? इसमें उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, क्योंकि यह किसको प्रस्तुत करता है? यह भारत के राष्ट्रपति को करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसके अंतर्गत कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत के नियंत्रक को महालेखा परीक्षक के पद का सृजन किया गया है? वह संविधान के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भारत के नियंत्रक को महालेखा परीक्षक के वेतन एवं सेवा शर्तें कहाँ पर विनिर्दिष्ट होते हैं? तो आपको इसमें बताना है। तो यह द्वितीय अनुसूची में भारत के संविधान के अंतर्गत आता है। भारतीय संविधान की द्वितीय अनुसूची के अंतर्गत महालेखा परीक्षक के वेतन एवं भत्ते के संदर्भ में प्रावधान दिए गए हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को अधिकतम कितने वर्षों तक अपना पद धारण कर सकते हैं? तो वह 6 वर्ष होता है, तो ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसके अंतर्गत कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन ए आता है कि उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ऑप्शन बी आता है कि उनका वेतन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति के समान होता है। ऑप्शन सी आता है कि सेवानिवृत्ति के पश्चात वह अन्य सरकारी सेवा के अयोग्य हो जाते हैं। और ऑप्शन डी आता है कि उनको राष्ट्रपति के पद च्युत कर सकते हैं। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा नहीं है। तो इसके अंतर्गत आपका ऑप्शन डी होगा कि इसको राष्ट्रपति पद च्युत कर सकते हैं, यह नहीं होगा।
क्योंकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 के क्लॉज 1 के अनुसार भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और कैग राष्ट्रपति को पदच्युत नहीं करता है, क्योंकि उसे उसी रीति के आधार पर हटाया जाता है जिस रीति से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक कर्तव्य शक्तियां एवं सेवा की शर्तें अधिनियम 1971 की धारा 3 के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर वेतन दिया जाता है और अनुच्छेद 148 के क्लॉज 4 में सेवानिवृत्ति के पश्चात नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भारत सरकार के या किसी राज्य सरकार के अधीन अयोग्य हो जाते हैं तो इसके अंतर्गत आता है। क्वेश्चन आता है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उसके पद से हटाए जाने की प्रक्रिया किन के समान होती है, तो यह उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान होती है, तो ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कथन और कारण दिया गया है। कथन कहता है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कर्तव्य न केवल व्यय की वैधता सुनिश्चित करता है अपितु औचित्य भी है। कारण आता है कि उसे वित्तीय प्रशासन के क्षेत्र में संविधान और संसद के कानूनों को बनाए रखना होता है। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है कि इनमें से कौन सा होगा, तो इसमें आपका ऑप्शन बी होगा, क्योंकि इसमें पहला कथन दोनों और दूसरा कारण भी दोनों सत्य हैं, जो इसकी सही व्याख्या भी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 41 नंबर का, जिसमें दिया गया है कि निम्नलिखित कर्तव्यों में से कौन सा एक भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा पालन नहीं किया जाता है। पहला आता है कि भारत के संचित निधि से होने वाले सभी व्ययों का लेखा परीक्षण करना और उनके संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना। दूसरा कथन आता है कि ऑप्शन बी आता है कि आकस्मिकता निधि और लोक लेखाओं से होने वाले सभी व्ययों की लेखा परीक्षा करना और उसके संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना। ऑप्शन सी आता है कि सभी व्यापार, निर्माण, लाभ और हानि लेखाओं की लेखा परीक्षा करना और उनके संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना। और ऑप्शन डी आता है कि सार्वजनिक धन की प्राप्ति और निर्गम का नियंत्रण करना और यह सुनिश्चित करना कि सार्वजनिक राजस्व राजकोष में जमा हो। तो इसमें से आपको बताना है कि इसमें भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा किन का पालन नहीं होता है। तो इसके अंतर्गत आपका ऑप्शन डी होगा, क्योंकि सार्वजनिक धन की प्राप्ति और निर्गम पर नियंत्रण करना, यह सुनिश्चित करना ही सार्वजनिक राजस्व का राजकोष में जमा हो, यह इसके अंतर्गत नहीं होता है। तो आपका ऑप्शन डी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से विचार करना है आपको। पहला आता है कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक का कर्तव्य होगा कि वह उन सभी प्राप्तियों की लेखा परीक्षा करे जो भारत की संचित निधि में संदेह हो। दूसरा कथन आता है कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक को संघ या किसी राज्य के किसी कार्यालय विभाग में रखे गए भंडार या स्टॉक की लेखाओं की लेखा परीक्षा करने और इसे बाबत में रिपोर्ट देने का प्राधिकार होगा। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें पहला और दूसरा दोनों ही कथन सत्य है, तो ऑप्शन बी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि लोक निधि में फलोत्पादन और आश्रित प्रयोग को सुरक्षित करने के लिए भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का कर्तव्य का क्या महत्व है। तो इसमें आपका कथन दिया गया है, जिसमें पहला, दूसरा, तीसरा कथन है, चौथा कथन दिया गया जो IAS प्री में 2012 में पूछा गया है। पहला कथन कहता है कि कैग संसद की ओर से राजकोष पर नियंत्रण रखता है जब भारत का राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात या वित्तीय आपात घोषित करता है। दूसरा कथन आता है कि कैग की मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वित परियोजनाओं या कार्यक्रमों पर जारी किए गए प्रतिवेदनों पर लोकलेखा समिति विचार विमर्श करती है। तीसरा आता है कि कैग के प्रतिवेदनों से मिली जानकारियों के आधार पर जांचकर्ता एजेंसियां उन लोगों के विरुद्ध आरोप दाखिल कर सकती है जिन्होंने लोक निधि प्रबंधन में कानून का उल्लंघन किया हो। और फोर्थ नंबर का आता है कि कैग को ऐसे निश्चित न्यायिक शक्तियां प्राप्त हैं जो सरकारी कंपनियों के लेखा परीक्षा और लेखा जांचते समय वह कानून का उल्लंघन करने वालों पर अभियोग लगा सकें। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। तो इसमें आपको देखा जाए तो इसमें आपका दूसरा और तीसरा जो कथन है वह सत्य है। इस दो ऑप्शन सी होगा, केवल 2 और 3। इसकी व्याख्या को देख लेते हैं कि अनुच्छेद 148 के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के पद का सृजन किया गया, जिससे संघ और राज्यों की लेखाओं के संबंध में विशेष नियंत्रक और अधीक्षण शक्तियाँ प्राप्त की गई हैं और इसके द्वारा प्रस्तुत लेखाओं पर संसद की लोक लेखा समिति में विचार विमर्श होता है और इसके प्रतिवेदनों के आधार पर जांच एजेंसियां आरोपियों के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल करती हैं और इस कारण से दोनों ही इसमें कथन सही नहीं है। आपका दूसरा और तीसरा ही कथन इसमें सत्य है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसके अंतर्गत कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टीका टिप्पणी का उचित कार्यवाही करने की अंतिम जिम्मेदारी किसकी होती है? तो यह संसद की होती है, तो ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्न में से कौन संसद की लोक लेखा समिति की बैठकों में उपस्थित रहता है? तो यह भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होता है। नेक्स्ट आता है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का कर्तव्य निर्धारित करता है? अनुच्छेद 149। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें सूची और 1 और 2 को सुमेलित करने के लिए दिया गया है कि पहला आता है कि कैग की नियुक्ति, दूसरा आता है कैग के कर्तव्य और शक्तियाँ, तीसरा आता है संघ के खातों का प्रबंध और चौथा आता है ऑडिट या रिपोर्ट। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है कि इनमें से कौन सा एक दूसरे से सुमेलित है। तो आपको बता दें कि जो कैग की नियुक्ति है वह किससे होती है? अनुच्छेद 148 के अंतर्गत होती है। कैग के कर्तव्य एवं शक्तियाँ जो आती हैं अनुच्छेद 149 के अंतर्गत होती है। संघ के खातों का एवं प्रपत्र के संदर्भ में यह अनुच्छेद आपका 150 होता है और ऑडिट रिपोर्ट जो होती है वह अनुच्छेद 151 के अंतर्गत होती है। तो ये इस तरीके से एक दूसरे से सुमेलित होते हैं। तो इसमें आप उत्तर बता देते हैं आपको कि इसके अंतर्गत जो उत्तर होगा ऑप्शन ए होगा, जो 1342 के फॉर्म में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है तो अपने पद से हटाया जाता है। तो इसके संदर्भ में आपको बताना है कि इसे किसके पद से हटाया जाता है, तो इसके आधार पर आपको इसके उत्तर देना है। तो इसमें आपका जो ऑप्शन है इसमें कोई भी ऑप्शन इससे मेल नहीं खाता है। तो इसकी व्याख्या को देख लेते हैं कि इसे अनुच्छेद 148 के क्लॉज 1 के अनुसार कहा गया है कि भारत का एक नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होगा जिसे राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त करेगा और उससे पद से केवल उसी रीति से या उन्हीं आधारों पर हटाएगा जिस रीति से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को साबित कदाचार और असमर्थता के आधार पर हटाए जाने से संसद के समावेदन पर राष्ट्रपति के आदेश द्वारा उससे पद से हटाया जाता है। उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को पद से हटाने की समावेदन प्रत्येक सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा और सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा समर्थित होना चाहिए। ऐसा समावेदन संसद के एक ही सत्र में प्रस्तावित और स्वीकृत होना चाहिए और राष्ट्रपति के समक्ष उसी सत्र में रखा जाना चाहिए, इसके अंतर्गत आता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 49 नंबर का कि निम्नलिखित में से कौन सा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में सत्य नहीं है। पहला कथन कहता है कि उनके कार्यालय के प्रशासनिक खर्च संसद के मत के अधीन है। दूसरा आता है कि अपने पद को छोड़ने के बाद वह भारत सरकार या राज्य सरकार के अन्य कोई पद पाने की योग्य नहीं होता है। तीसरा कथन आता है कि संसद के दोनों सदनों में अक्षमता दुर्व्यवहार साबित होने के आधार पर ही नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को उसके पद से हटाया जा सकता है। तो सही उत्तर की इसमें पहचान करनी हो, बताना है कि इनमें से कौन सा नहीं है। तो इसमें देखा जाए तो आपका पहला जो कथन है इसके अंतर्गत वह नहीं है और आपका दूसरा और तीसरा इसके अंतर्गत आता है। तो नहीं है बताना है, तो इसमें ऑप्शन ए होता है। चलिए तो इसकी व्याख्या को देख लेते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 148 के खंड 6 के अनुसार नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्यालय के प्रशासनिक व्यय जिनके अंतर्गत उस कार्यालय में सेवा करने वाले व्यक्तियों को या उनके संबंध में संदेह या सभी वेतन भत्ते और पेंशन होते हैं भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं और इस पर संसद में मतदान नहीं करते हैं। अनुच्छेद 148 के खंड 1 के अनुसार कथन तीसरा पहला और तीसरा जो है वह सत्य है, जबकि खंड 4 के अनुसार दूसरा कथन भी सत्य है। इसी कारण से इसमें जो पहला विकल्प है वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक निम्नलिखित में से कौन सा एक मित्र या मार्गदर्शक होता है। तो इसके अंतर्गत आपका ऑप्शन डी होगा या लोक लेखा समिति आएगा। नेक्स्ट आता है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की छुट्टी मंजूर करने या नामंजूर करने की शक्ति किसके निहित होती है, किसमें होती है, राष्ट्रपति में, तो ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन कि किस वर्ष में अकाउंटिंग को ऑडिटिंग या लेखा परीक्षा से अलग किया जाता है और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्य केवल सरकारी लेखा तक ही सीमित रह गया है। तो यह अनुच्छेद 76 होगा कि इसमें 1976 में इसमें संशोधन करके केंद्र सरकार के स्तर पर एक अकाउंटिंग को ऑडिटिंग से पृथक कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि 1971 का संशोधन जो कि महालेखा नियंत्रक के कर्तव्य शक्तियों और सेवा की स्थिति अधिनियम लेखांकन और लेखा परीक्षण को पृथक करता है और CAG के लेखों की तैयारी के उत्तरदायित्व से मुक्ति देता है, यह संशोधन किया गया है अनुच्छेद 76 के 1976 में किया गया है। ऑप्शन बी होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि राज्यों के वित्तीय लेखों का परीक्षण कौन करता है? उपरोक्त में से क्यों नहीं? कोई नहीं, क्योंकि राज्यों के केंद्र के साथ साथ राज्यों के वित्तीय लेखों का परीक्षण भी नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि लोक निधि का अभिभावक किसे कहा जाता है? तो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को। नेक्स्ट आता है कि भारत के कैग यानी कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कार्य करते हैं, तो यह लोक वित्त के संरक्षक के तौर पर कार्य करते हैं, जिसमें संविधान सभा में डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कहा था कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भारत के संविधान के अधीन सर्वाधिक महत्व का अधिकारी होगा। वह सार्वजनिक धन का संरक्षक होगा और उसका यह कर्तव्य होगा कि वह यह देखे कि भारत की या किसी राज्य की संचित निधि में से समुचित विधानमंडल के प्राधिकार के बिना एक पैसा भी खर्च नहीं किया जाए। तो इसके अंतर्गत ये आता है, तो ये ऑप्शन बी है। नेक्स्ट आता है कि गिरीश चंद्र मुर्मू बने हैं, यह भारत के कौन से नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं? यह आपके 14वें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं, 14वें नंबर के। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सूची 1 और 2 को सुमेलित करने के लिए। सूची 1 में अधिकारी और दूसरे में संस्थान दिए गए। अधिकारी के संदर्भ में देखा जाए तो भारत के उपराष्ट्रपति, भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, भारत का महाधिवक्ता, भारत का महान्यायवादी है। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सुमेलित है। तो इसमें भारत का उपराष्ट्रपति जो है वह किससे संबंधित है? वह राज्यसभा से संबंधित है, तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा से। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किससे संबंधित है? लोकलेखा समिति से। भारत का महाधिवक्ता या महान्यायवादी किससे संबंधित है? उच्चतम न्यायालय से। और भारत का जो महान्यायवादी है वह किससे संबंधित है? लोकसभा की बैठकों से। तो इसके अंतर्गत ये आपका एक दूसरे से सुमेलित है, तो इस कारण से ये इसमें कूट दिए गए हैं, तो इसके अंतर्गत आपका ऑप्शन ए होगा, तो ऑप्शन ए आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसके अंतर्गत, जो कि मतलब कि ये जो चैप्टर है इसके अंतर्गत इसका अंतिम क्वेश्चन है, जिसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? लोक वित्त सरकार के वित्तीय क्रियाकलापों का अध्ययन और इसके अंतर्गत आते हैं, तो इसमें ये आता है ऑप्शन डी कि व्यावसायिक बैंकों के कार्य निष्पादन के अंतर्गत आते हैं, तो इस तरीके से ऑप्शन डी होगा। इसकी व्याख्या को देख लेते हैं कि इसमें आता है कि लोक वित्त सरकार के वित्तीय क्रियाकलापों का अध्ययन है। इसके अंतर्गत सार्वजनिक व्यय, लोक राजस्व, सार्वजनिक ऋण, वित्तीय प्रशासन आदि आते हैं, और लोक वित्त का संबंध व्यावसायिक बैंकों के कार्य निष्पादन से नहीं है, तो इसके अंतर्गत होता है। अब आता है आपका क्वेश्चन तो आपके इसके अंतर्गत फिनिश होते हैं। अब आता है वरीयता अनुक्रम। वरीयता अनुक्रम में सबसे पहले वरीयता अनुक्रम देख लेते हैं कि किस सीक्वेंस में कौन किस नंबर पर आता है। वरीयता अनुक्रम में केंद्र एवं राज्यों के विभिन्न पदाधिकारियों के पदक्रम संबंधित है। इसका प्रयोग राजनीतिक समारोह के अवसर पर किया जाता है। सरकार के दैनिक कार्यों में इसका कोई प्रयोग नहीं होता है। 26 जुलाई 1979 को इससे संबंधित अधिसूचना जारी की गई थी। वर्तमान में शीर्ष पदों पर वरीयता अनुक्रम इस प्रकार है, जैसे कि पहले नंबर पर राष्ट्रपति, दूसरे नंबर पर उपराष्ट्रपति, तीसरे नंबर पर प्रधानमंत्री, चौथे नंबर पर राज्यों के राज्यपाल, पाँचवें नंबर पर भूतपूर्व राष्ट्रपति, पाँचवें ए के अंतर्गत उप प्रधानमंत्री, छठे में भारत के मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा अध्यक्ष, सातवें नंबर पर केंद्र के कैबिनेट मंत्री, राज्यसभा और लोकसभा के विपक्ष के नेता, नीति आयोग के उपाध्यक्ष, भूतपूर्व प्रधानमंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री, 7 का के अंतर्गत भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति, 8 के अंतर्गत भारत स्थित विदेशों के असाधारण या पूर्णाधिकार राजदूत या राष्ट्रमंडल, देशों के उच्चायुक्त, राज्यों के राज्यपाल जो अपने राज्य के बाहर हो, राज्यों के मुख्यमंत्री जो अपने राज्य के बाहर हो, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश 9वें नंबर पर, 9 का नंबर पर संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, नियंत्रक महालेखा परीक्षक, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, 10वें नंबर पर राज्यसभा के उपसभापति, लोकसभा का उपाध्यक्ष, नीति आयोग के सदस्य, राज्यों के उप मुख्यमंत्री, केंद्र के राज्य मंत्री जो कि रक्षा मंत्रालय और राज्य रक्षा मामले के कोई अन्य मंत्री होंगे, और 11वें नंबर पर भारत के महान्यायवादी, कैबिनेट सचिव, उपराज्यपाल आते हैं, और 12वें नंबर पर जनरल और उनके समान रैंक वाला सेनाध्यक्ष आता है। अब इसके प्रश्नों को सॉल्व कर लेते हैं कि इसमें पहला प्रश्न आता है कि निम्न शब्दों पर तार्किक और सार्थक क्रम में सजाना है आपको कि इसमें कौन रैंक किस नंबर पर आते हैं। तो इसके अंतर्गत आपके बता दें आपको कि सबसे पहले नंबर पर तो आपके उपराष्ट्रपति आते हैं, फिर दूसरे नंबर पर राष्ट्रपति आते हैं, पहले नंबर पर राष्ट्रपति, दूसरे नंबर पर उपराष्ट्रपति,
फिर जो तीसरे नंबर पर आते हैं वह प्रधानमंत्री आते हैं, चौथे नंबर पर लोकसभा के जो भी अध्यक्ष होते हैं वो आते हैं, और फिफ्थ नंबर पर आपके सांसद आते हैं। तो इस क्रम में एक क्रम दिया गया है, तो इस कारण से ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसके अंतर्गत कि निम्नलिखित अधिकारियों पर विचार करना है और बताना है कि इनमें से कौन का अग्रता क्रम में ये सही है। तो इसके अंतर्गत आपको एक ये दिया गया है। तो इसमें देखा जाए तो पहले नंबर पर आपके भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं, फिर दूसरे नंबर पर आते हैं संघीय मंत्रिमंडल के सदस्य, तीसरे नंबर पर मुख्य निर्वाचन आयुक्त, तो चौथे नंबर पर मंत्रिमंडल सचिव इसके अंतर्गत आते हैं। तो इस कारण से ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारत सरकार की प्रथमता सारणी में भारत के मुख्य न्यायाधीश के ऊपर कौन आता है। तो यह भूतपूर्व राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश के ऊपर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारतीय नयाचार या प्रोटोकॉल के अनुसार पूर्वता क्रम में निम्नलिखित में से कौन सबसे पहले है। तो पहले नंबर पर कौन आते हैं। तो इसमें ऑप्शन ए उप प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी भूतपूर्व राष्ट्रपति, ऑप्शन सी दिया गया है इसके अंतर्गत अपने राज्य के राज्यपाल, और ऑप्शन डी लोकसभा अध्यक्ष। तो इसमें ऑप्शन सी होगा क्योंकि अपने राज्य के राज्यपाल आते हैं। नेक्स्ट आता है कि भारत के वरीयता क्रम में कौन पहले आता है। वरीयता क्रम में पहले नंबर पर उपर्युक्त में से कोई नहीं, मतलब कि उपर्युक्त में से कोई नहीं आता है, कि पहले नंबर पर इनमें से कोई नहीं आता है, क्योंकि वरीयता क्रम में पदाधिकारियों की रैंकिंग एवं ऑर्डर संबंधित है, जिसमें इस संबंध में जो वर्तमान अधिसूचना है वह 26 जुलाई 1979 को जारी की गई थी, जिसके अनुसार संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को वरीयता क्रम के अनुसार 9 का के क्रम में रखा गया है, जबकि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत ये 14वें स्थान पर आते हैं, जबकि उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के बाहर यह 17वें नंबर पर आते हैं। नेक्स्ट आता है कि भारत सरकार ने सबसे ऊंचे का सिविलियन अधिकारी कौन है। वह मंत्रिमंडल सचिव होता है, जो कि भारत सरकार में सबसे ऊंचे पद पर होता है, और यह देश का वरिष्ठतम लोक सेवक भी होता है। भारत सरकार के सर्वोच्च शासकीय अधिकारी कौन होते हैं। तो भारत के मंत्रिमंडल सचिव होते हैं, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट आता है यहाँ पर ये आपका जो प्रश्न है इसके वरीयता अनुक्रम के वो फिनिश होते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा संसद। संसद में आता है लोकसभा, राज्यसभा और इसके जो विधायी कार्य होते हैं उसके संदर्भ में। सबसे पहले लोकसभा के बारे में पढ़ते हैं कि लोकसभा के अंतर्गत एक संक्षेप में जान लेते हैं। एक नोट्स के तौर पर जो दिया गया है कि जो संसद जो होता है वह संघीय सरकार का विधायी अंग है। केंद्र स्तर पर विधि निर्माण का कार्य संसद द्वारा किया जाता है और संविधान के भाग 5 के अध्याय 2 के अंतर्गत 2 में अनुच्छेद 79 से 122 में संसद से संबंधित प्रावधान दिए गए। अनुच्छेद 79 संघ के लिए एक संसद होगी जो कि राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी, जिनके नाम पर राज्यसभा और लोकसभा होती है। अनुच्छेद 81 के अनुसार लोकसभा राज्यों में 530 से अनधिक और संघ राज्य क्षेत्रों में 20 से अधिक प्रतिनिधि सदस्य से मिलकर बनेगी। यदि राष्ट्रपति की राय में लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं हो तो अनुच्छेद 331 के तहत उसके द्वारा लोकसभा में उस समुदाय के 2 सदस्य मनोनीत करने की व्यवस्था होती है। इस संबंध में संविधान का 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2009-19 द्वारा आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व से संबंधित व्यवस्था, जो कि अनुच्छेद 334 के तहत निर्धारित तिथि, जो कि संविधान की प्रारंभ से 70 वर्ष अर्थात 25 जनवरी 2020 के, इसे आगे नहीं बढ़ाया गया। इस प्रकार आंग्ल भारतीय समुदाय से लोकसभा में 2 सदस्यों की नामांकन की व्यवस्था जो थी वह निष्प्रभावी हो गई और लोकसभा में राज्यों के अब जनसंख्या के आधार पर सीटें आवंटित होती हैं और लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना के आधार पर होता है, जबकि प्रत्येक राज्य का प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन 2001 की जनगणना, जो कि 87वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 पर आधारित है और 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 के अनुसार यह निर्धारण 2026 तक के पश्चात पहली जनगणना के सुसंगत आंकड़े प्रकाशित होने पर तक यथावत रहता है। 106वां संविधान संशोधन अधिनियम 2023 जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नारी शक्ति बंधन अधिनियम नाम दिया गया है, इसके माध्यम से लोकसभा, राज्य विधानसभा और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण देने हेतु प्रावधान किए गए। हालांकि ये प्रावधान इस संशोधन अधिनियम के लागू होने के पश्चात पहली जनगणना के सुसंगत आंकड़े प्रकाशित होने के बाद इस उद्देश्य से किए जाने वाले परिसीमन के बाद ही निष्प्रभावी होते हैं।
अनुच्छेद 83 के क्लॉज 2 के अनुसार लोकसभा की अवधि प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तारीख 5 वर्ष तक की होती है। हालांकि राष्ट्रपति को 5 वर्ष से पूर्व किसी भी समय लोकसभा को विघटित करने का अधिकार होता है। आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में होने वाले संसदीय विधि द्वारा संसद की अवधि एक बार में 1 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है और आपात की उद्घोषणा के प्रवर्तन में न रह जाने के पश्चात उसका विस्तार किसी भी दशा में 6 माह की अवधि से अधिक नहीं होगा। लोकसभा सदस्य बनने के लिए व्यक्ति की आयु कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए और लोकसभा का स्थगन अध्यक्ष करता है, जबकि सत्रावसान विघटन राष्ट्रपति करता है। और अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष को चुनाव लोकसभा के सदस्यों से ही किया जाता है। अनुच्छेद 94 का खा के अनुसार लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र उपाध्यक्ष को तथा उपाध्यक्ष अपना त्याग पत्र अध्यक्ष को सौंपता है। लोकसभा के अध्यक्ष लोकसभा के सभी सदस्यों में बहुमत पारित संकल्प द्वारा इसे हटाया जा सकता है। और अनुच्छेद 94 के गा के अंतर्गत अनुच्छेद 96 के तहत जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन हो तब भी सदन में उपस्थित रहते हुए वे पीठासीन नहीं होते हैं और अध्यक्ष अपने पद से हटाए जाने के संकल्प पर प्रथमतः अपने मत देने का हकदार होता है, किंतु मत बराबर होने की स्थिति में निर्णायक मत नहीं देता है। लोकसभा अध्यक्ष अन्य विषयों पर प्रथमतः मत नहीं देते हैं और वे निर्णायक मत का प्रयोग तब करते हैं जब किसी विषय के संदर्भ में हुए मतदान में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के वोट बराबर अर्थात टाई हो जाते हैं। लोकसभा सचिवालय प्रत्यक्ष रूप से लोकसभा अध्यक्ष के अंतर्गत कार्य करता है और प्रोटेम स्पीकर आम चुनाव के बाद नवनिर्वाचित लोकसभा सदस्यों को शपथ दिलाते हैं। नवनिर्वाचित सदन में लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव से पहले लोकसभा को सामान्यतः सबसे वरिष्ठतम सदस्य को प्रोटेम स्पीकर के रूप में चुना जाता है। और अनुच्छेद 85 के क्लॉज 1 के अनुसार लोकसभा के एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के बीच 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होगा। इस प्रकार लोकसभा में कम से कम वर्ष में 2 बार सत्र बुलाए जाने आवश्यक है। और अनुच्छेद 100 के क्लॉज 3 के अनुसार लोकसभा या राज्यसभा का कोरम या गणापूर्ति कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग होता है। मुख्य विपक्षी दल की मान्यता हेतु भी यही सदस्य संख्या आवश्यक है। उत्तर प्रदेश राज्य लोकसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधि 80 भेजता है। इसके बाद यह महाराष्ट्र में 48, पश्चिम बंगाल में 42 का स्थान आता है। वर्तमान में जो कि 6 जनवरी 2022 से देखा जाए तो लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में प्रत्याशी हेतु चुनाव व्यय की जो अधिकतम सीमा है वह 95 लाख रुपए है, जो कि कुछ राज्यों या संघीय राज्य क्षेत्रों में 75 लाख रुपए है। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए यह राशि 40 लाख रुपए है और कुछ राज्यों एवं संघ शासित प्रदेशों के लिए यह 28 लाख रुपए होती है। अब आता है कि निर्धारित इसके अंतर्गत की गई है। इसमें आता है कि लोकसभा का प्रथम चुनाव 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 के बीच हुआ। यह चुनाव 489 सीटों के लिए हुआ था और प्रथम लोकसभा का पहला अधिवेशन 13 मई 1952 को हुआ और 15 मई 1952 को गणेश वासुदेव मावलंकर जो कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष बने तथा 27 फरवरी को 1956 को अपनी मृत्यु तक इस पद पर बने रहे और पहली लोकसभा के शेष कार्यकाल के तत्कालीन उपाध्यक्ष एम अनंत सय्यनम आयंगर लोकसभा अध्यक्ष 8 मार्च 1956 को बने थे, जो कि द्वितीय लोकसभा के भी अध्यक्ष रहे हैं। वर्ष 1954 में जेबी कृपलानी सहित विपक्ष के 21 सांसदों द्वारा लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जीबी मावलंकर को पद से हटाने हेतु प्रस्ताव लाया गया, जिसे लोकसभा द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष मीरा कुमार जो कि 2009 से 14 तक रहीं और 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला जो कि 19 जून 2019 को बने और 17वीं लोकसभा के उपाध्यक्ष पद यहाँ पर रिक्त रहा। तो इस तरीके से ये यहाँ पे लोकसभा के संदर्भ में। चलिए तो प्रश्नों को इसके अंतर्गत सॉल्व कर लेते हैं, जिसमें पहला प्रश्न आता है कि लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होती है, तो यह 25 वर्ष होती है, तो ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट आता है कि संसद सदस्य बनने हेतु न्यूनतम उम्र कितनी होती है, तो यह ऑप्शन सी होगा 25 वर्ष। नेक्स्ट आता है कि लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति को किस आयु में कम से कम होना चाहिए, 25 वर्ष का। नेक्स्ट आता है कि लोकसभा के लिए निर्वाचन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन ए आता है कि निर्वाचन वैक्स मताधिकार के आधार पर होता है। ऑप्शन बी आता है कि निर्वाचनों का संचालन निर्वाचन आयोग करता है। ऑप्शन सी इसके अंतर्गत आता है
कि निर्वाचनों के लिए मतदाताओं की सूची को राष्ट्रपति के निर्देशन और नियंत्रण में तैयार किया जाता है। और ऑप्शन डी आता है कि निर्वाचन आयोग के द्वारा अनुरोध करने पर राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग को उसके कार्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक कर्मचारी वृंद उपलब्ध कराते हैं। तो इसके अंतर्गत बताना है तो इसमें देखा जाए तो ऑप्शन सी होता है। ऑप्शन सी कहता है कि भारत में संसद और प्रत्येक राज्य के विधानमंडल के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के लिए मतदाता सूची को तैयार कराने का कार्य भारत के निर्वाचन आयोग के निर्देशन और नियंत्रण में किया जाता है, जो कि अनुच्छेद 324 के क्लॉज 1 के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट आता है कि लोकसभा के निर्वाचन के लिए नामांकन पत्र के बारे में, जिसमें ऑप्शन ए आता है कि भारत में निवास करने वाले किसी भी व्यक्ति द्वारा दाखिल किया जा सकता है। ऑप्शन बी आता है कि जिस निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचन लड़ा जाना है वहाँ के किसी निवासी द्वारा दाखिल किया जा सकता है। ऑप्शन सी आता है कि भारत के किसी नागरिक द्वारा जिसका नाम किसी निर्वाचन क्षेत्र का मतदाता सूची में है दाखिल किया जा सकता है। और ऑप्शन डी आता है कि भारत के किसी भी नागरिक द्वारा दाखिल किया जा सकता है। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है तो इसमें देखा जाए तो आपका ऑप्शन सी होगा कि भारत के किसी नागरिक द्वारा जिसका नाम किसी निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता सूची में है वो दाखिल किया जा सकता है। तो इस कारण से ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 6 नंबर का कि लोकसभा के राज्यों में किस आधार पर सीटें आवंटित की होती हैं। तो यह जनसंख्या के आधार पर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार लोकसभा की सीटों को राज्यों के मध्य आवंटन कब हुआ। 1971 की जनगणना के अनुसार। वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन 1971 की जनगणना के अनुसार। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना के अनुसार 2026 में हुआ। नेक्स्ट आता है इसके अंतर्गत कि 84वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा की कुल सदस्य सीटों की संख्या का निर्धारण 1971 की जनगणना के आधार पर कर दिया गया है। ये तब तक बदली नहीं जाएंगी जब तक कि एक वर्ष विशेष के बाद पहली जनगणना नहीं होगी। तो यह वर्ष विशेष क्यों है, क्योंकि यह 2026 है। नेक्स्ट आता है कि प्रत्येक राज्य में लोकसभा की सीटों का निर्धारण परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है। इस परिसीमन को कब तक के लिए रोक दिया गया है, 2026 तक के लिए। भारत के संविधान में निर्धारित की गई लोकसभा की सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है, इसमें ऑप्शन डी है, क्योंकि निर्धारित सदस्यों की संख्या देखी जाए तो लोकसभा में सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से चुने जाते हैं। इसके सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 होती है, जिसमें 530 राज्यों में, 20 संघ राज्यों में, 2 एंग्लो इंडियन होते हैं। लेकिन 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए सदस्यों को नामांकित करने की व्यवस्था को आगे न बढ़ाते हुए निष्प्रभावी कर दिया। और इसके अनुसार लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 550 भी हो सकती है। निम्न सांविधिक संशोधनों में से कौन से राज्यों में निर्वाचित होने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने से संबंधित है। तो यह ऑप्शन सी है, क्योंकि यह 7वां और 31वां आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि संविधान के किस संशोधन में लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 की गई है। 31वां संशोधन है। नेक्स्ट आता है इसके अंतर्गत कि लोकसभा में सदस्य जो अधिकतम संख्या निर्धारित की गई है वह 550 है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके अंतर्गत आता है कि लोकसभा की वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है, 543 है। नेक्स्ट आता है कि लोकसभा में केंद्र शासित क्षेत्रों का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व कितना है, 20 होता है। नेक्स्ट आता है कि आम चुनाव 2009 के अनुसार 543 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए चुनाव हुआ है। तो कितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के राज्य थे, 530 होगा, तो ऑप्शन सी आएगा। नेक्स्ट आता है कि लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कितने सीटें आरक्षित हैं। तो यह 20 सीटें आरक्षित है, जिसमें संविधान के अनुच्छेद 81 में, जो कि 31वां संविधान संशोधन 1983 में गोवा दमन एवं दीप पुनर्गठन अधिनियम 1987 द्वारा इसे संशोधित किया के अनुसार लोकसभा के लिए अधिकतम 530 सदस्य राज्यों के निर्वाचन क्षेत्रों से तथा अधिकतम 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों के निर्वाचित होते हैं। वर्तमान में संघ राज्य क्षेत्रों की लोकसभा सीटों का निर्धारित संख्या 19 है, जिसमें दिल्ली में 7, अंडमान निकोबार में 1, चंडीगढ़ में 1, दादरा एवं नागर हवेली में और दमन एवं दीप में 2, लक्षद्वीप में 1, पुदुचेरी में 1, जम्मू कश्मीर में 5 और लद्दाख में 1 है। जबकि राज्यसभा में यह निर्धारित संख्या 8 है, जिसमें दिल्ली में 3, पुदुचेरी में 1 और जम्मू कश्मीर में 4 है।
नेक्स्ट आता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया। तो इसके अंतर्गत ऑप्शन ए होगा, 330 होता है। नेक्स्ट आता है कि निम्नांकित राज्यों में से अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में स्थान आरक्षित नहीं है। तो केरल और तमिलनाडु में ये स्थान आरक्षित नहीं है कि इसमें प्रश्न के अंतर्गत देखा जाए तो अनुसूचित जनजातियों में लोकसभा में स्थान आरक्षित नहीं है। कहाँ कहाँ नहीं है? अरुणाचल प्रदेश, बिहार, गोवा, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, केरल, मेघालय, नागालैंड, पंजाब, सिक्किम, तमिलनाडु, उत्तराखंड एवं उत्तर प्रदेश राज्यों में, दादरा और नागर हवेली, लक्षद्वीप के अतिरिक्त अन्य संघ राज्य क्षेत्रों में आता है। वर्ष 2008 के परिसीमन के बाद कर्नाटक और मेघालय में अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में स्थान आरक्षित किए गए हैं, जबकि शेष उपयुक्त राज्यों या संघ राज्य क्षेत्रों में पूर्व स्थिति है। वर्तमान में अनुसूचित जातियों के लिए लोकसभा में अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा राज्यों तथा दिल्ली को छोड़कर अन्य सभी संघ राज्य क्षेत्रों में आरक्षित नहीं होते हैं। नेक्स्ट आता है कि किस राज्य की लोकसभा में अनुसूचित जाति व जनजाति के लिए आरक्षण नहीं है। तो वह आपका अरुणाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर है, तो यहाँ नहीं है। लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या क्या है। तो स्थानों में ऑप्शन ए 59, ऑप्शन बी 69, ऑप्शन सी आता है 79, ऑप्शन डी आता है 84। तो इसमें जो उत्तर होगा ऑप्शन डी होगा, क्योंकि लोकसभा में संविधान के अनुच्छेद 330 के अनुसार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों में आरक्षण का प्रावधान दिया गया हो। वर्तमान में लोकसभा में 84 सीटें अनुसूचित जातियों के लिए, 47 सीटें जो है अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित हैं। नेक्स्ट आता है कि यदि किसी राज्य के लिए लोकसभा में स्थानों की आवंटित संख्या 42 हो तो उस राज्य के लिए अनुसूचित जातियों हेतु आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी होगी। तो इसमें आपका कोई भी ऑप्शन नहीं दिया गया। तो इसकी व्याख्या को देख लेते हैं कि अनुच्छेद 330 का क्लॉज 2 के अनुसार किसी राज्य संघ राज्य क्षेत्र में अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या का अनुपात लोकसभा में उस राज्य को आवंटित स्थानों की कुल संख्या से वही होगा जो उस राज्य की अनुसूचित जातियों की या उस राज्य की या उस राज्य के भाग की अनुसूचित जनजातियों की जिनके संबंध में स्थान इस प्रकार आरक्षित हैं, जो जनसंख्या का अनुपात उस राज्य संघ राज्य क्षेत्र के कुल जनसंख्या से होता है। उदाहरण स्वरूप देखा जाए तो वर्ष 1996 में पश्चिम बंगाल तत्कालीन आंध्र प्रदेश में लोकसभा सदस्यों की संख्या 42 थी, जिसमें अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित सीटें 8 और 6 थी। वर्ष 2008 के परिसीमन के बाद इन दोनों राज्यों में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित स्थान 10 एवं 7 है। वर्तमान में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित स्थान 4 और 3 है और अब 42 लोकसभा सीटों वाला एकमात्र राज्य पश्चिम बंगाल है और अनुसूचित जाति के लिए 10, अनुसूचित जनजाति के लिए 2 लोकसभा सीटें आरक्षित होती हैं। अब आता है कि लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए निम्न में से किस राज्य में सर्वाधिक आरक्षित सीटें हैं। तो यह मध्य प्रदेश है, जहां पर यह सर्वाधिक सीटें आरक्षित हैं। नेक्स्ट आता है कि निम्न में से कौन सा राज्य लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए सर्वाधिक प्रतिनिधि निर्वाचित करता है। तो यह मध्य प्रदेश है, तो ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट आता है कि निम्न में से किस राज्य में लोकसभा में सबसे ज़्यादा सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। तो वह मध्य प्रदेश है। लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय में सदस्य मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है। तो आंग्ल भारतीय समुदाय को मनोनीत करने की शक्ति जो है वह इसमें से कोई ऑप्शन इसमें नहीं है। राष्ट्रपति अनुच्छेद 331 के अनुसार यदि राष्ट्रपति की राय में लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं होता है, वह समुदाय के अधिकतम 2 सदस्यों को मनोनीत करता है और यह प्रावधान मूल संविधान के अनुच्छेद 334 के तहत केवल 10 वर्ष की अवधि के लिए होता है, जैसे क्रमिक रूप से संविधान संशोधन द्वारा आगे बढ़ाया जाता रहा था। 95वें संविधान संशोधन अधिनियम 2009 द्वारा यह अवधि संविधान के प्रारंभ से 70 वर्ष तक निर्धारित है और 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा अनुच्छेद 334 में संशोधन कर लोकसभा और राज्य विधानसभा में अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की अवधि को 70 वर्ष से बढ़ाकर 80 वर्ष कर दिया गया है, परंतु आंग्ल भारतीय सदस्यों के नामांकन के प्रावधान को 70 वर्ष के बाद निष्प्रभावी कर दिया गया है। इसके अंतर्गत होता है राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय से कितने सदस्यों के लिए नामांकित कर सकता है। इस राय का लोकसभा में इस समुदाय में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, तो इसमें आपका कोई भी ऑप्शन नहीं है, क्योंकि इस तरीके से इसकी ये व्याख्या भी आपको भी पहले बता दी गई है, तो इस कारण से इसमें कोई भी इसका प्रतिनिधित्व नहीं करेगा, तो इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है
कि भारत का राष्ट्रपति लोकसभा के 2 सदस्यों को निम्न में से किसका प्रतिनिधित्व करने के लिए मनोनीत करता है? तो इसमें से कोई नहीं होगा, तो कोई भी ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट आता है लोकसभा के कार्यकाल पूरा करने के पहले ही भंग किया जा सकता है। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा। लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व भी भंग किया जा सकता है राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर। नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कहता है कि भारत का राष्ट्रपति के ऐसे स्थान पर जिसे वह ठीक समझे संसद का सत्र आहूत कर सकता है। दूसरा आता है इसके अंतर्गत कि भारत का संविधान एक वर्ष में संसद के 3 सत्रों का प्रावधान करता है, किंतु सभी 3 सत्रों को चलाया जाना अनिवार्य नहीं है। तीसरा आता है कि एक वर्ष में दिनों की कोई न्यूनतम संख्या निर्धारित नहीं है जब संसद का चलना आवश्यक हो। तो आपको बताना है कि उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसके अंतर्गत आपका ऑप्शन ए दिया गया है केवल 1, ऑप्शन बी में केवल 2, ऑप्शन सी में केवल 1 और 3, ऑप्शन डी में 1 और 2 और 3। तो इसमें ऑप्शन सी होगा कि 1 और 3 आता है। नेक्स्ट आता है कि लोकसभा में सामान्यतः कितने सत्र होते हैं? तो एक तरीके से देखा जाए तो इसमें 3 सत्र होते हैं। कि नेक्स्ट आता है जिसमें बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र होता है। लोकसभा में कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? वर्ष में 2 बार। वर्ष में 2 बार कम से कम कितने सत्र, मतलब 2 बार सत्र बुलाए जाते हैं, क्योंकि इनमें अंतराल जो होता है वह 6 माह से अधिक का नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन इसके अंतर्गत कि लोकसभा की बैठक की समाप्ति करता है। उपयुक्त सभी होता है, क्योंकि स्थगन द्वारा भी होती है, सत्रावसान द्वारा होती है और विघटन द्वारा भी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा लोकसभा के सत्र को अवसान करने के लिए प्राधिकृत है? तो राष्ट्रपति है, तो ऑप्शन डी होगा। लोकसभा का कार्यकाल होता है, ऑप्शन ए किसी भी परिस्थिति में नहीं बढ़ाया जा सकता है, ऑप्शन बी एक बार में 6 महीने तक के लिए बढ़ाया जा सकता है, ऑप्शन सी आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 1 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है, ऑप्शन डी आता है कि आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 2 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। तो इस कारण से ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसके अंतर्गत कि लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना है? 1/10 है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके अंतर्गत आता है कि लोकसभा का अधिवेशन गठित करने हेतु गणा पूर्ति या कोरम कितनी होती है? तो इसमें एक कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग होता है। नेक्स्ट आता है कि लोकसभा और राज्यसभा की गणापूर्ति संख्या कितनी है? तो इसमें ऑप्शन सी होगा, कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग। कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि सब लोकसभा में भेजता है? तो इसमें उत्तर प्रदेश है, क्योंकि इससे सर्वाधिक प्रतिनिधि भेजे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ये भारत के किस राज्य का लोकसभा या राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सर्वाधिक है? तो यह आपका उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट आता है कि जहां तक लोकसभा के प्रतिनिधित्व का प्रश्न होता है तो कौन से राज्य दूसरे और तीसरे दर्जे पर आते हैं? तो इसमें आपको एक जो ऑप्शन दिए गए हैं वह इसमें सही तरीके से सही नहीं है, क्योंकि दूसरे और तीसरे नंबर पर आने वाले राज्यों के नाम देख लेते हैं इसकी व्याख्या में। कि इसमें जो दिया गया है तो देखा जाए तो प्रथम पर उत्तर प्रदेश आता है जो 80 सीटें हैं, द्वितीय पर महाराष्ट्र और तीसरे पर आता है पश्चिम बंगाल। और ये इस तरीके से आपका पश्चिम बंगाल किसी में दिया नहीं गया है, तो इस कारण से कोई भी ऑप्शन उसमें नहीं है। 4th नंबर पर बिहार आता है, 5th नंबर पर तमिलनाडु, 6 पर मध्य प्रदेश आता है। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश के बाद लोकसभा में सर्वाधिक स्थानों का आवंटन किया गया है, तो यह कहाँ किया गया है? महाराष्ट्र को। नेक्स्ट है कि लोकसभा में कितने स्थान राजस्थान के लिए निर्धारित है? 25 है। नेक्स्ट है कि उत्तराखंड में कितने लोकसभा सांसद निर्वाचित होते हैं? तो ये 5 होते हैं। नेक्स्ट आता है कि लोकसभा में बिहार को आवंटित स्थान निम्न में से किन राज्य को आवंटित किए जाते हैं? तो इसका ऑप्शन इसमें नहीं होगा। तो इसकी व्याख्या को देख लेते हैं कि वर्ष 2000 में बिहार के विघटन के पूर्व वहाँ पर लोकसभा सीटों की संख्या जो थी वह 54 थी। झारखंड चूँकि 14 सीटों के निर्माण के बाद वहाँ मात्र 40 सीटें बची हैं, और इस प्रकार मध्य प्रदेश में 40 सीटें हैं और छत्तीसगढ़ में 11 निर्माण के बाद 29 बची। और प्रश्न विघटन के पूर्व का है, इसलिए बिहार में 54 सीटें लोकसभा के लिए आवंटित स्थान, असम के लिए 14, मध्य प्रदेश में 40 लोकसभा सीटें के योग के बराबर था। लेकिन वर्तमान में बिहार के पास कुल 40 सीटें हैं और इसमें राज्यों के लिए आवंटित स्थानों का योग इस तरीके से दिया गया।
कि गुजरात में 26 और असम की 14 40 हैं। गुजरात में 26, झारखंड में 14 40, मध्य प्रदेश में 29, छत्तीसगढ़ में 11 40, तमिलनाडु में 39, सिक्किम में 1 40, और तमिलनाडु में 39, मिजोरम में 1 40, तमिलनाडु में 39 और नागालैंड में 1 यानी कि 40। तो इस तरीके से उत्तर प्रदेश की सीटों की संख्या आधी, मतलब कि इसमें 40 जो कि बिहार की लोकसभा सीट है। तो इस तरीके से ये विभिन्न राज्यों की लोकसभा सीटों में एक कैलकुलेशन के तौर पर बताया गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से किस राज्य के युग्म में लोकसभा में समान सीट है। तो इसमें जो विकल्प दिए गए हैं इसमें कोई भी विकल्प सही नहीं है। तो इसके देख लेते हैं कि लोकसभा में सीटों का आवंटन जैसे कि पंजाब में 13, असम में 14, गुजरात में 26, राजस्थान में 25, मध्य प्रदेश में 29, तमिलनाडु में 39, आंध्र प्रदेश में 25 है। फिर आता है आपका पश्चिम बंगाल जिसमें 42, छत्तीसगढ़ में 11, महाराष्ट्र में 48। अविभाजित आंध्र प्रदेश में 42 लोकसभा सीटें हैं। आंध्र प्रदेश के विभाजन के पश्चात अब वहाँ 25 लोकसभा सीटें हैं और शेष 17 तेलंगाना राज्य में है। और इसमें वर्तमान में राजस्थान आंध्र प्रदेश दोनों में 25 हैं, असम झारखंड दोनों में 14, अरुणाचल प्रदेश गोवा मणिपुर मेघालय त्रिपुरा में सभी में 2 हैं, मिजोरम नागालैंड सिक्किम में सभी में 1 है। राज्यों के ऐसे समूह हैं जिनमें लोकसभा सीटों की संख्या समान है। तो ये लोकसभा की सीटों की संख्या के संदर्भ में क्वेश्चन हमेशा से पूछे जाते हैं और पूछे जाने की पॉसिबिलिटी भी बनती है। तो इसके एक डेटा को आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्न युग्मों में से कौन सा युग्म सही नहीं है। राज्य और लोकसभा के स्थानों दिए गए हैं जिसमें आंध्र प्रदेश में 42, असम में 13 और पंजाब में 13 और पश्चिम बंगाल में 42। तो इसमें आपका जो युग्म सही नहीं है तो पहला और इसका ए और बी ऑप्शन इसमें सही नहीं है, क्योंकि आंध्र प्रदेश में देखा जाए तो इसमें 25 आती हैं और असम में आपकी 14 है। तो ये 25 14 है और यहाँ पर ये दोनों में गलत दिया गया है। तो ऑप्शन ए और बी दोनों होगा। लोकसभा में राज्यों के प्रतिनिधित्व में सीटों का आवंटन दिया गया है। तो इसके अंतर्गत देख लेते हैं। तो इसमें आंध्र प्रदेश में तमिलनाडु, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल है। इस तरीके से ये दिया गया। तो आंध्र प्रदेश में जो सीटों का आवंटन है तो आंध्र प्रदेश में आपका आता है पहले नंबर पर देखा जाए आंध्र प्रदेश, तो इसमें 25 लोकसभा सीटें हैं। तो कितनी हैं इसमें? 25 लोकसभा सीटें हैं। तमिलनाडु में जो लोकसभा सीटों का स्थान आता है वह 39 है। फिर इसके बाद आता है आपका महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में लोकसभा सीटें 48 हैं। फिर आता है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में आपकी 11 आती हैं। फिर आता है पश्चिम बंगाल जहाँ पर आपकी 42 सीटें हैं। तो इस तरीके से इन सभी में सीटें हैं। तो इसके संदर्भ में एक जो इसका ऑप्कूट है तो इसमें ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित राज्यों या संघराज्य क्षेत्रों के समूह में किसकी सीटों में एक सीट है। तो ये आपकी चंडीगढ़ हुआ, सिक्किम हुआ, मिजोरम हुआ, यहाँ पर एक ही सीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्न में से किस राज्य में लोकसभा के 2 सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं। तो ये कौन सा राज्य है? तो ये त्रिपुरा है जहाँ पर लोकसभा से 2 सदस्य निर्वाचित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्न में से कौन सा एक लोकसभा का सर्वाधिक बड़ा क्षेत्रफल में निर्वाचन क्षेत्र है। तो यह लद्दाख है। तो ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन कि डेलिमिटेशन के बाद यूपी के निर्वाचकों की संख्या में के लिए सबसे बड़ा लोकसभा संसदीय क्षेत्र है। तो इसके अंतर्गत बताना है। तो इसमें आपका कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि 2008 के में ये क्वेश्चन पूछा गया था 7 में, और 2008 के बाद ही 2019 में लोकसभा चुनाव के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में निर्वाचकों की संख्या के अनुसार सबसे बड़ा लोकसभा संसदीय क्षेत्र गाजियाबाद घोषित हुआ था। उसके बाद गौतम बुद्ध नगर, फिर इस उन्नाव का स्थान आता है, जो कि इस तरीके से आपके ऑप्शन में है ही नहीं। तो इस कारण से इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं है। वर्तमान में लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्र के लिए चुनाव व्यय की अधिकतम सीमा क्या है। तो इसमें इस तरीके से चुनावी व्यय की सीमा दी गई है, लेकिन ये क्वेश्चन आपका 2011 में पूछा गया है और चुनावी व्यय की जो वर्तमान से शाखा है मतलब संख्या है वह 6 जनवरी 2022 को इसमें अपडेट किया गया है। तो इस कारण से जो चुनावी व्यय की जो वर्तमान में
राशि है बस लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों के लिए अधिकतम 95 लाख रुपए हैं, जो कुल राज्यों या संघीय राज्य क्षेत्रों में 75 लाख रुपए और जो विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए 40 लाख रुपए है और जो कि कुल राज्य क्षेत्रों के लिए 28 लाख रुपए होती है। तो इस तरीके से ये 6 जनवरी 2022 को इसमें चेंज किया गया था और ये क्वेश्चन आपका 2011 का है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि लोकसभा चुनाव के मामले में सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों जिसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों की द्वारा जमा की जाने वाली जमानत राशि क्या है। अब ये क्वेश्चन फिर 2002 में पूछा गया था और इस जमानत राशि को बाद में चेंज किया गया। तो इसकी अभी प्रेजेंट में क्या राशि है उसको देख लेते हैं कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 34 के तहत प्रश्नकाल में यह राशि सामान्य वर्ग और अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 10,000 रुपये और 5,000 रुपये। 2010 में आगंभीर प्रत्याशियों की संख्या कम करने हेतु जमानत राशि बढ़ाई गई है, जिसमें लोकसभा चुनाव के लिए सामान्य वर्ग की 2,500 रुपये है, अनुसूचित जाति या जनजाति वर्ग की 12,500 रुपये है, विधानसभा चुनाव या सामान्य वर्ग की 10,000 रुपये और अनुसूचित जाति या जनजाति वर्ग की 5,000 रुपये है। तो इस तरीके से इनकी ये राशि इसमें बढ़ाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि उसे प्राप्त ना हो सके। तो इसमें ऑप्शन डी होगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव में यदि कोई प्रत्याशी वैध मतों का 1/6 भाग प्राप्त नहीं कर पाता है तो उसकी उम्मीदवार की जमानत राशि जब्त हो जाती है और वह अपनी जमानत भी खो बैठता है। नेक्स्ट आता है कि लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था। तो लोकसभा का पहला आम चुनाव 1952 में हुआ था। यह जो चुनाव हुआ था वह 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 के बीच हुआ था और यह चुनाव 489 सीटों के लिए हुआ था और प्रथम लोकसभा का पहला अधिवेशन 13 मई 1952 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि किस लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का था। तो 6 वर्ष का कार्यकाल किस लोकसभा का था। तो यह 5वीं लोकसभा थी जिसका कार्यकाल 6 वर्ष का था। तो ये कब से कब तक का था। यह 5वीं लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का था, जिसे 15 मार्च 1971 से 18 जनवरी 1977 तक यह कार्य किया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि 9वीं लोकसभा कब भंग कर दी गई थी। तो यह मार्च 1991 में कि 9वीं लोकसभा को 2 दिसंबर 1989 को हुआ था और यह 13 मार्च 1991 को भंग कर दी गई थी। भारत में 12वीं लोकसभा के निर्वाचन हुए थे। तो कब हुए थे। यह फरवरी 1998 में कि 12वीं लोकसभा का निर्वाचन फरवरी 1998 को हुआ और 12वीं लोकसभा का गठन 10 मार्च 1998 को हुआ और इसका विघटन 26 अप्रैल 1999 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा का सही सुमेलित नहीं है, जिसमें 11वीं आपका 1996, 7वीं 1982 और 13वीं 1999, 9वीं 1989। तो इसके अंतर्गत बताना है। तो इसमें जो आपको बता दें कि जो आपकी 7वीं है इसका जो हुआ था चुनाव है 1980 में हुआ था। तो इस कारण से ऑप्शन बी इसमें गलत है और ये सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं कि लोकसभा का नेता कौन होता है। तो लोकसभा का नेता जो होता है वह प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 65 नंबर का कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन कहता है कि लोकसभा अथवा राज्य की विधानसभा में निर्वाचन में जीतने वाले उम्मीदवारों को निर्वाचित घोषित किए जाने के लिए किए गए मतदान का कम से कम 50% मत पाना अनिवार्य है। दूसरा कथन आता है कि भारत के संविधान के अधिकाधिक उपबंधों के अनुसार लोकसभा के अध्यक्ष का पद बहुमत वाले दल को जाता है तथा उपाध्यक्ष का पद विपक्ष को जाता है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है इसके अंतर्गत आपको बताना है। तो इसमें देखा जाए तो ना तो आपका पहला कथन सही है ना तो दूसरा कथन सही है। तो इस कारण से ऑप्शन डी होगा। इसकी व्याख्या को देख लेते हैं कि भारत के लोकसभा या राज्य विधानसभाओं के चुनाव फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम पद्धति के आधार पर कराए जाते हैं, जिसके तहत केंद्र या देश या राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों को अलग अलग चुनाव क्षेत्रों में बांट दिया जाता है। क्षेत्र विशेष के मतदाता एक उम्मीदवार के लिए एक मत देते हैं और सर्वाधिक प्राप्त करने वाला उम्मीदवार विजयी घोषित किया जाता है। जीतने वाले उम्मीदवार के लिए 50% मत प्राप्त करना अनिवार्य नहीं होता है, जिसके कारण आपका पहला ऑप्शन गलत है। और इसके अलावा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 93 के अनुसार प्रावधान है कि लोकसभा यथाशीघ्र अपने 2 सदस्यों को अपना अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनती है।
हालांकि ऐसी परंपरा रही है कि अध्यक्ष सत्तारूढ़ पार्टी या गठबंधन का सदस्य या उपाध्यक्ष विपक्षी पार्टी का सदस्य होता है, परंतु संविधान में ऐसा कोई उपबंध नहीं दिया गया है, जिस कारण से दूसरा कथन भी गलत है। अब क्वेश्चन नेक्स्ट आता है कि भारत में लोकसभा का अध्यक्ष कौन होता है। तो लोकसभा का अध्यक्ष मनोनीत किया जाता है, तो ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन किससे होता है। लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन अपने पद की शपथ नहीं लेता है, तो वह स्पीकर होता है। नेक्स्ट आता है कि निम्न में से कौन अपने पद की शपथ नहीं लेता है, तो वह स्पीकर होता है, ऑप्शन डी होगा। लोकसभा का अध्यक्ष अपना पद त्याग किसे सौंपता है, तो अपना त्याग पत्र लोकसभा का अध्यक्ष किसे सौंपता है, वह उपाध्यक्ष को सौंपता है, तो ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र संबोधित करता है लोकसभा के उपाध्यक्ष को। लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जाता है, तो इसमें ऑप्शन बी होगा कि लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत के पारित विकल्प के संकल्प के द्वारा। नेक्स्ट आता है कि लोकसभा अध्यक्ष को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व पद से हटाया जा सकता है यदि लोकसभा इसका आशय प्रस्ताव पारित कर दे। नेक्स्ट आता है कि लोकसभा के अध्यक्ष को किसके द्वारा हटाया जाता है, लोकसभा के कुल सदस्य संघों के बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव से। नेक्स्ट है कि स्पीकर के पद के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, तो इसमें ऑप्शन ए आता है कि वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। ऑप्शन बी आता है कि यह आवश्यक नहीं है कि वह अपने निर्वाचन के समय वह सदन का सदस्य हो, परंतु उसे अपने निर्वाचन के बाद 6 माह के भीतर सदन का सदस्य होना पड़ेगा। ऑप्शन सी आता है कि यदि सामान्य अवधि से पूर्व सदन को भंग कर दिया जाए तो उसे अपना पद छोड़ना होगा। ऑप्शन डी आता है कि यदि वह त्यागपत्र देना चाहे तो उसे अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को संबोधित करना होगा। तो इसके अंतर्गत देखा जाए तो इसमें ऑप्शन डी होगा। की व्याख्या को देख लेते हैं कि लोकसभा अध्यक्ष को लोकसभा के सदस्यों में अपने ही बीच के सदस्यों में से किसी सदस्य चुना जाता है। साथ ही लोकसभा के सदस्य प्रस्ताव पारित कर उसे पद से हटा सकते हैं, जो कि अनुच्छेद 94 का खा के तहत जब वह त्यागपत्र देता है तो वह अपने त्यागपत्र को लोकसभा के उपाध्यक्ष को संबोधित करता है। साथ ही अनुच्छेद 94 के द्वितीय परंतु के अनुसार जब कभी लोकसभा का विघटन किया जाता है तो विघटन के पश्चात होने वाला लोकसभा का प्रथम अधिवेशन के ठीक पहले तक अध्यक्ष अपने पद पर रिक्त नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा अध्यक्ष के विषय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन आता है कि वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। दूसरा आता है कि वह आवश्यक नहीं है कि उसे अपने निर्वाचन के समय पर वह सदन का सदस्य हो, परंतु उसे अपने निर्वाचन के बाद 6 माह के भीतर सदन का सदस्य होना पड़ेगा। और ऑप्शन डी आता है, तीसरा कथन आता है कि यदि वह त्यागपत्र देना चाहे तो उसे अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को संबोधित करना होता है। तो उपयुक्त कथन में से कौन सा कथन सही है, तो इसमें देखा जाए तो तीसरा कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य क्या है, तो इसमें सदस्यों को शपथ दिलाना इसका मुख्य कर्तव्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि प्रोटेम स्पीकर किसे नियुक्त करता है, तो यह नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्यों में से एक को नियुक्त करता है। नेक्स्ट आता है कि लोकसभा अध्यक्ष के अपने कास्टिंग वोट का प्रयोग केवल करते हैं, तो ये कब करते हैं कास्टिंग वोट का प्रयोग, जब वोट बराबर होने के नाते टाई हो। नेक्स्ट आता है कि संविधान का निम्न अनुच्छेदों में से कौन एक उपबंधित करता है कि मत बराबर होने की दशा में लोकसभा के अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा और उसका प्रयोग करेगा। तो इसके अंतर्गत आपका ऑप्शन सी होगा, क्योंकि अनुच्छेद इसमें 100 होगा। नेक्स्ट आता है कि भारतीय लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो भारतीय लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष श्री गणेश वासुदेव मावलंकर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारत की प्रथम लोकसभा के पहले अध्यक्ष जीवी मावलंकर या गणेश वासुदेव मावलंकर रहे हैं। नेक्स्ट है कि प्रथम स्पीकर के जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था वह कौन है, जीवी मावलंकर, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट आता है कि लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है, मीरा कुमार, ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट आता है इसके अंतर्गत क्वेश्चन कि लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर निम्न में से कौन रही है, मीरा कुमार। नेक्स्ट आता है कि लोकसभा के उपाध्यक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कहता है कि लोकसभा के कार्य पद्धति और कार्य संचालन नियमों के अनुसार उपाध्यक्ष का निर्वाचन उस तारीख को होगा जो अध्यक्ष नियत करे। दूसरा आता है कि यह आज्ञापक उपबंध है कि लोकसभा के उपाध्यक्ष के रूप में किसी प्रतियोगी का निर्वाचन या तो मुख्य विपक्षी दल से या शासक दल से होगा।
तीसरा आता है कि सदन की बैठक की अध्यक्षता करते समय उपाध्यक्ष की शक्ति वैसी ही होती है जैसी कि अध्यक्ष की, और उसके भी निर्णयों के विरुद्ध कोई अपील नहीं हो सकती। और फोर्थ आता है कि उपाध्यक्ष की नियुक्ति के बारे में सुस्थापित संसदीय पद्धति यह है कि प्रस्ताव अध्यक्ष द्वारा रखा जाता है और प्रधानमंत्री द्वारा विधिवत समर्थित हो। तो प्रयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य होगा? तो इसमें देखा जाए तो आपका पहला और तीसरा कथन इसके अंतर्गत सत्य है, दूसरा और चौथा गलत है। तो ऑप्शन ए तो इसमें सही है। तो इसकी व्याख्या विधि साथ में देख लेते हैं कि लोकसभा की कार्यपद्धति और कार्य संचालन का जो नियम 8 का क्लॉज 1 के अनुसार उपाध्यक्ष का निर्वाचन उस तिथि पर होगा जब अध्यक्ष द्वारा नियत किया जाए। महासचिव द्वारा प्रत्येक सदस्य को उस तिथि की सूचना भेजी जाएगी। संविधान के अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा यथाशीघ्र अपने 2 सदस्य में अपना अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनती है। जब अध्यक्ष उपाध्यक्ष का पद रिक्त होता है तब लोकसभा किसी अन्य सदस्य को यथास्थिति अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष चुनेगी। अतः लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा अपने में से किसी एक सदस्य को अध्यक्ष एवं अन्य सदस्य को उपाध्यक्ष निर्वाचित किया जाता है और उसे मुख्य विपक्षी दल या शासक दल का होना आवश्यक नहीं होता है। हालांकि सामान्यतः वर्तमान परंपरा के अनुसार लोकसभा का अध्यक्ष शासक दल या गठबंधन से उपाध्यक्ष मुख्य विपक्षी दल से चुना जाता है, इसके अंतर्गत होता है। फिर आता है कि संविधान के अनुच्छेद 95 के क्लॉज 1 के अनुसार जब अध्यक्ष का पद रिक्त होता है तो वह किसी बैठक में अनुपस्थित हो या तब उपाध्यक्ष सदन की अध्यक्षता करता है और उसे अध्यक्ष के समान शक्तियाँ प्राप्त होती हैं और उसके निर्णय के विरुद्ध कोई अपील नहीं होती है। लोकसभा की कार्य पद्धति कार्य संचालन के नियम 8 का क्लॉज 2 के अनुसार उपाध्यक्ष पद हेतु किसी सदस्य के निर्वाचन का प्रस्ताव किसी दूसरे सदस्य द्वारा रखा जाता है और उसका अनुमोदन तीसरा सदस्य करता है। इस संदर्भ में सुस्थापित संसदीय पद्धति यह होती है कि तत्संबंधी प्रस्ताव संसदीय कार्य मंत्री द्वारा रखा जाता है जिसका अनुमोदन ट्रेजरी बेंच जो कि सरकार के सदस्यों या विपक्ष द्वारा किया जाता है। इस कारण से जो चौथा कथन है वह असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि यदि उपाध्यक्ष लोकसभा की अध्यक्षता कर रहे हों तो उन्हें एक अधिकार प्राप्त है कि वह क्या करेगा? ऑप्शन ए लोकसभा के विचार विमर्श में भाग ले सकते हैं। ऑप्शन बी संसदन के सदस्य के रूप में समक्ष किसी प्रस्ताव पर मतदान कर सकते हैं। ऑप्शन सी मत बराबर की अवस्था में मतदान कर सकते हैं और ऑप्शन डी अध्यक्ष की अनुपस्थिति में संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करने का अधिकार नहीं रखते। तो इसके अंतर्गत देखा जाए तो ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि लोकसभा के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? तो इसमें ऑप्शन डी होगा क्योंकि अभी वर्तमान में उपाध्यक्ष देखे जाएं तो इनके उपाध्यक्ष ओम बिरला हैं जो कि 2019 से 2024 तक के लिए बनाए गए हैं। उपाध्यक्ष जो हैं और वह लोकसभा के उपाध्यक्ष का पद अभी रिक्त है लेकिन अध्यक्ष जो हैं वह ओम बिरला हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्नांकित में से कौन प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष रहे हैं? तो यह पीए संगमा रहे हैं। नेक्स्ट आता है कि लोकसभा सचिवालय सीधे नियंत्रित होता है लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा सचिवालय प्रत्यक्ष रूप से किसकी देखरेख में कार्य करता है? लोकसभा के अध्यक्ष की। 15वीं लोकसभा के महिला सदस्यों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कहता है कि वे लोकसभा के कुल सदस्यों के 10% से कम है। दूसरा आता है कि अधिकतम महिला सदस्य भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से है। तीसरा आता है कि राजस्थान से 3 महिला सदस्य निर्वाचित हुए और चौथा आता है कि अधिकतम महिला सदस्य उत्तर प्रदेश से निर्वाचित हुए। तो इसके संदर्भ में ये जो क्वेश्चन है आपका कब पूछा गया है? 2013 में, लेकिन इसको 2019 में जब चुनाव हुआ था तब इसको अपडेट किया गया था। तो इसके संदर्भ में देख लेते हैं जो 17वीं लोकसभा के संदर्भ में आता है कि 17वीं लोकसभा जो कि मई 2019 में निर्वाचित महिलाओं की जो संख्या थी उनमें महिला सदस्यों की भागीदारी लगभग 14% रही। नवंबर 2023 की स्थिति के अनुसार 17वीं लोकसभा में कुल 82 महिला सदस्य थी और कांग्रेस पार्टी से 7, भारतीय जनता पार्टी से 42, तृणमूल कांग्रेस से महिला सदस्यों की संख्या रही है 9 रही है और उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है जो कि 12 है। उसके बाद पश्चिम बंगाल और राजस्थान में 3 महिला सदस्य निर्वाचित हुई थी। नेक्स्ट आता है कि किस वर्ष लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या न्यूनतम रही है? तो 1977 रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित कथनों में से विचार करना है। पहला आता है कि पहली लोकसभा में विपक्ष में सबसे बड़ा राजनीतिक दल स्वतंत्र पार्टी था। दूसरा आता है कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष में सर्वप्रथम 1969 में मान्यता दी गई थी और तीसरा
लोकसभा में यदि किसी दल में न्यूनतम 75 सदस्य ना हो तो उसके नेता को नेता प्रतिपक्ष के रूप में मान्यता नहीं मिल सकती है। तो इसमें से आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो इसमें ऑप्शन सत्य है, तो इसमें केवल दूसरा कथन सत्य है कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष में सर्वप्रथम 1969 में मान्यता दी गई थी। तो इसके अंतर्गत ऑप्शन बी होगा। और अन्य कथन सही नहीं है क्योंकि लोकसभा चुनाव में 489 सीटों के लिए हुए थे, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 364 सीटें प्राप्त की, जीत हासिल की। दूसरे स्थान पर 16वीं सीट प्राप्त करने वाले कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया विपक्ष सबसे बड़ा राजनीतिक दल था। सर्वप्रथम 1969 में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष को मान्यता प्राप्त हुई। वाईएनसी में श्री राम सुभग सिंह को चुना गया था और लोकसभा में किसी दल के नेता प्रतिपक्ष रूप में मान्यता मिलने के लिए उस दल के लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 10% सांसद होने आवश्यक किए गए थे। तो इसके अंतर्गत ये होता है। अब आता है हमारा नेक्स्ट राज्यसभा के बारे में। अभी तक हमने पढ़ा लोकसभा के बारे में और इसके प्रश्नों को सॉल्व किया। अब पढ़ते हैं राज्यसभा के बारे में। राज्यसभा के संदर्भ में देखा जाए तो यह संसद का एक उच्च सदन है। इस सदन की अधिकतम सदस्य संख्या 250 है। अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में 238 से अधिक निर्वाचित, जिसमें अप्रत्यक्ष रूप से तथा राज्यसभा द्वारा 12 मनोनीत मिलकर बनेगी। वर्तमान में 12 मनोनीत और 233 निर्वाचित सदस्यों सहित राज्यसभा में कुल सदस्य संख्या 245 है। और राज्यसभा द्वारा नामित किए जाने वाले सदस्य ऐसे व्यक्ति होंगे जिसमें साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा, विशेष ज्ञान एवं व्यवहारिक अनुभव हो। राज्यसभा में प्रत्येक राज्यों के प्रतिनिधियों का निर्वाचन उस राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है और राज्यसभा के लिए निर्वाचित आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संख्यबढ़ीय मध्य के द्वारा इसे किया जाता है। राज्यसभा का विघटन नहीं होता है, जो कि एक स्थायी निकाय है, और राज्यसभा में यथासंभव निकटतम 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष की समाप्ति पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं। इस प्रकार सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है और राज्यसभा का सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होती है और राज्यसभा का सभापति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है और जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो राज्यसभा के सभापति के रूप में कोई वेतन या भत्ता नहीं मिलता है। इस अवधि में राष्ट्रपति को मिलने वाले वेतन और भत्ते प्राप्त करता है। राज्यसभा अपने सदस्यों में से एक उपसभापति चुनता है और उपसभापति अपना त्यागपत्र सभापति को देता है। उपसभापति को राज्यसभा बहुमत से पद से हटा सकती है और जब सभापति का पद रिक्त हो जाता है तो उपसभापति कर्तव्यों के पालन करेगा और जब उपराष्ट्रपति उसके पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन हो जाता है तब वह सभापति के रूप में पीठासीन नहीं होंगे। राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व उनकी जनसंख्या के अनुपात में दिया जाता है और वर्ष 2003 में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में संशोधन के माध्यम से यह व्यवस्था की गई कि कोई भी व्यक्ति राज्यसभा के लिए कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है, चाहे वह किसी भी राज्य के संसदीय क्षेत्र में पंजीकृत मतदाता हो। अनुच्छेद 312 के अंतर्गत भारतीय सेवाओं का सृजन राज्यसभा का एक एकांतिक शक्ति और भारत के संघ राज्य क्षेत्रों से मात्र 3, जिसमें दिल्ली, पुदुचेरी, जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि राज्यसभा में शामिल होते हैं और भारतीय संविधान की 4वीं अनुसूची में राज्यसभा के लिए राज्यों या संघ राज्य क्षेत्रों में सीटों का आवंटन का प्रावधान दिया गया। संविधान के अनुच्छेद 249 के तहत यदि राज्यसभा में उपस्थित तो मत देने वाले सदस्यों का कम से कम 2/3 बहुमत ऐसा संकल्प पारित कर दे कि राज्य सूची के विषय पर विधि बनाना राष्ट्रीय हित में आवश्यक है तो संसद उस विषय पर विधि बना सकती है, परंतु यह प्रस्ताव 1 वर्ष से अधिक समय तक अस्तित्व में नहीं रहता है। और अनुच्छेद 250 के अनुसार आपातकाल की स्थिति में संसद को राज्य सूची में उल्लेखित किसी विषय के संबंध में भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र और उसके किसी भाग के लिए कानून बनाने की शक्ति होती है और आपातकाल की समाप्ति के पश्चात 6 माह की अवधि में अधिकतम यह प्रावधान नहीं होता है। और अनुच्छेद 252 के अनुसार 2 या 2 से अधिक राज्यों के विधानमंडल का एक प्रस्ताव पारित करे। यदि संसद ने अनुरोध करे कि राज्य सूची के विषयों पर संसद द्वारा कानून बनाया जाए तो संसद उन राज्यों के संदर्भ में उन विषयों पर कानून बना सकती है। और अनुच्छेद 253 के अनुसार संसद को किसी अन्य देश के या देशों के साथ संधि या समझौते को लागू करने के उद्देश्य से किसी भी विषय पर कानून बनाने का अधिकार होता है। अब इसके प्रश्नों को सॉल्व करते हैं, जिसमें आता है कि राज्यसभा में निश्चित सदस्य संख्या क्या है, तो यह 250 होती है। तो अभी वर्तमान में सदस्य संख्या कितनी है, 245।
राज्यसभा में प्रतिनिधित्व में शामिल है। ऑप्शन ए आता है भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य। ऑप्शन बी नागरिकों द्वारा सीधे चुने गए सदस्य होते हैं। ऑप्शन सी अप्रत्यक्ष रूप से नागरिकों द्वारा उनके प्रतिनिधियों के माध्यम से चुने गए सदस्य। और ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। और ऑप्शन ई आता है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसके अंतर्गत देखा जाए तो इसका ऑप्शन डी होगा, क्योंकि इसमें एक से अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जिसमें पूछा गया है कि राज्यसभा में होते हैं तो इसके अंतर्गत कितने सदस्य होते हैं इनके संदर्भ में। तो इसमें ऑप्शन सी होगा, क्योंकि 250 सदस्य, जिसमें 12 सदस्य जो होते हैं वह राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व निम्नांकित में से किस आधार पर किया जाता है। तो इसमें ऑप्शन बी होगा, उनकी जनसंख्या के अनुपात में स्थान पर। नेक्स्ट आता है कि निम्नांकित कथनों पर विचार किया गया है। पहला आता है कि संघ राज्य क्षेत्रों में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है। दूसरा होता है कि निर्वाचन झगड़ों का निर्णय करना मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अधिकार क्षेत्र में हो। तीसरा आता है कि भारत के संविधान के अनुसार संसद में केवल लोकसभा और राज्यसभा होती है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है इसके संदर्भ में बताना है। तो इसमें ऑप्शन डी होगा कि कोई नहीं है। नेक्स्ट आता है कि राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं राज्यों की विधानसभाओं द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कार्य में से राज्यसभा के विषय में कौन सही नहीं है। पहला कि यह भंग नहीं की जाती है। दूसरा इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। तीसरा प्रत्येक 2 वर्ष बाद इसके 1/3 सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है। और चौथा इसके सदस्य 25 वर्ष से कम आयु के नहीं होंगे। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है तो पहला और तीसरा कथन इसके अंतर्गत सत्य है, तो ऑप्शन सी आएगा। इसमें आता है कि राज्यसभा एक स्थायी सदन है जिसे भंग नहीं किया जा सकता है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है और प्रत्येक 2 वर्ष बाद वह 1/3 सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है और इनके सदस्यों की संख्या कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये कथन और कारण दिए गए हैं, जिसमें कथन आता है कि राज्यसभा का विघटन नहीं होता है। कारण आता है कि यह उस 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन और कारण सही है। तो इसमें ऑप्शन ए सही है, क्योंकि इसमें कथन और कारण दोनों सही भी हैं और दोनों एक दूसरे का स्पष्टीकरण भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जिसमें पूछा गया है कि राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो वह 6 वर्ष का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यसभा के सदस्य संदर्भ में निम्नांकित में से कौन सा कथन सही है कि इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में अवकाश प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट आता है कि राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं 6 वर्ष के लिए। ऑप्शन सी होगा। राज्यसभा में स्थायी सदन कहते हैं क्योंकि इसे विघटित नहीं किया जा सकता है। हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल कितना है। तो इसमें आपको बताना है कि इसमें हमारे मतलब कार्यकाल कितना है। तो इसमें ऑप्शन ए दिया गया है 2 वर्ष में 1 बार समाप्त हो जाता है। ऑप्शन बी प्रत्येक 5 वर्ष में समाप्त होता है। ऑप्शन इसके अंतर्गत सी आता है प्रत्येक 6 वर्ष में समाप्त होता है। और ऑप्शन डी समाप्त होने का विषय नहीं है, तो ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसको है। उपयुक्त में से किसी को नहीं है, क्योंकि भंग ही नहीं होती है। राज्यसभा से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है। तो इसमें आपको बताना है ऑप्शन ए राज्यसभा का विघटन नहीं होता। ऑप्शन बी इसके सदस्य राज्यों के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने जाते हैं। ऑप्शन सी राज्यसभा यथाशीघ्र अपने किसी सदस्य को अपना सभापति चुनती है। ऑप्शन डी भारत के महान्यायवादी को राज्यसभा में बोलने का अधिकार नहीं होता है। तो इसके अंतर्गत देखा जाए तो इसमें ऑप्शन ए होगा, क्योंकि ये इसमें ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट आता है कि राज्यसभा कैसे भंग होती है। इसमें उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, क्योंकि राज्यसभा भंग नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसके अंतर्गत जिसमें पूछा गया है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं। तो 12 व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं। राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है राज्यसभा में 12 सदस्यों को। तो इसमें ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि राज्यसभा के सदस्य बनने हेतु अर्हताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला आता है कि कम से कम उम्र 30 वर्ष होनी चाहिए। दूसरा, जहां से अभ्यर्थी को निर्वाचित किया जाना है उस राज्य की मतदाता सूची में मतदाता के रूप में पंजीकृत होना चाहिए। और तीसरा, राज्य के अंतर्गत लाभ का पद धारित नहीं होना चाहिए। तो इसके अंतर्गत बताना है कौन सा कथन सही है। तो इसमें पहला और तीसरा कथन इसके अंतर्गत सही है, तो ऑप्शन बी आएगा। नेक्स्ट आता है कि राज्यसभा के चुनाव के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु कितनी है। 30 वर्ष होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि प्रथम अभिनेत्री जो राज्यसभा के लिए नामांकित की गई थी नरगिस दत्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से कौन एक कथन
राज्य सूची के विषय में संबंध में विधि बनाने की शक्ति के बारे में सही नहीं। ऑप्शन ए आता है कि राज्यसभा को घोषित करना होगा कि ऐसा करना राष्ट्रीय हित में हो। ऑप्शन बी आता है कि राज्यसभा को उपस्थित तो मत देने वाले सदस्यों में से कम 2/3 सदस्यों द्वारा समर्थित संकल्प पारित करना होगा। ऑप्शन सी आता है कि ऐसी विधि संपूर्ण भारत या उसके किसी भाग के लिए बनाई जा सकती है। और ऑप्शन डी आता है कि राज्य सूची में सम्मिलित विषय के संदर्भ में राष्ट्रीय हित में केवल विधि राज्यसभा बना सकती है। तो इसमें इसके अंतर्गत ऑप्शन डी ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रीय हित में भारत की संसद राज्य सूची के किसी भी विषय पर विधिक शक्ति प्राप्त कर लेती है तो इसके लिए एक संकल्प है। ऑप्शन ए कि लोकसभा द्वारा अपनी संपूर्ण सदस्यता को साधारण बहुमत से पारित कर लिया जाता है। ऑप्शन बी लोकसभा द्वारा अपनी संपूर्ण सदस्य संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत से पारित कर लिया जाए। ऑप्शन सी राज्यसभा द्वारा अपनी संपूर्ण सदस्य संख्या को साधारण बहुमत से पारित कर लिया जाए। और ऑप्शन डी आता है कि राज्यसभा द्वारा अपने समर्थित तो मत देने वाले सदस्यों में कम से कम 2/3 बहुमत पारित कर लिया जाए। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। तो इसमें ऑप्शन डी आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यसभा संसद को 2/3 बहुमत से राज्य के किसी विषय पर कानून बनाने के लिए अधिकृत है। तो अनुच्छेद 249 है। नेक्स्ट आता है कि भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय में कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है। अनुच्छेद 249 होगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है। पहला आता है कि राज्यसभा में धन विधेयक को या तो अस्वीकार करने या संशोधित करने की कोई शक्ति नहीं है। दूसरा, राज्यसभा अनुदानों की मांगों पर मतदान नहीं कर सकता है। तीसरा, राज्यसभा में वार्षिक वित्तीय विवरण पर चर्चा नहीं होती है। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है। तो इसमें ऑप्शन बी होगा कि पहला और दूसरा इसमें कथन सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 28वें नंबर का, जिसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कहता है, मतलब कथन और कारण बताना है कि कथन कहता है कि किसी धन विधेयक के लोकसभा द्वारा पारित किए जाने या राज्यसभा को पारित किए जाने के बाद राज्यसभा की सिफारिश लोकसभा द्वारा सिफारिशों की प्राप्ति के 14 दिन के अंतर्गत अनिवार्यतः स्वीकार की जानी होती है और तत्पश्चात उन्हें विधेयक में अंगीकृत किया जाना होता है। कारण कहता है कि धन विधेयक राज्यसभा में पेश नहीं किए जाते हैं। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है। तो इसमें कूट दिए गए हैं। इसके अंतर्गत जो आपका उत्तर होगा वह डी होगा, क्योंकि इसमें आपका कथन जो है वह गलत है, कारण इसमें सही है। तो ऑप्शन डी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक राज्यसभा में प्रथम बार प्रस्तावित नहीं हुआ था। तो यह धन विधेयक होता है कि इसमें प्रस्तावित नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यसभा में धन विधेयक में सारभूत संशोधन करता है, इसके पश्चात क्या होता है। ऑप्शन ए आता है कि लोकसभा राज्यसभा की अनुशंसाओं को स्वीकार करे या अस्वीकार करे इस विधेयक को आगे की कार्यवाही कर सकती है। ऑप्शन बी आता है कि लोकसभा विधेयक पर आगे विचार नहीं कर सकती है। ऑप्शन सी होता है कि लोकसभा विधेयक को पुनर्विचार के लिए राज्यसभा को लौटा सकती है। ऑप्शन डी आता है कि राष्ट्रपति विधेयकों को पारित करने के लिए संयुक्त बैठक आहूत कर सकती है। तो इसके अंतर्गत बताना है। तो इसमें ऑप्शन ए आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर का कि निम्नलिखित में से कौन सी शक्तियां लोकसभा में राज्यसभा की तुलना में अनन्य रूप से प्राप्त हैं। पहला, धन या वित्त विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किए जाते हैं। दूसरा, धन विधेयक में निशस्त्रीकरण अथवा संशोधन के संबंध में होता है। तीसरा, मंत्रिपरिषद के उत्तरदायित्व से संबंधित। और फोर्थ, अखिल भारतीयों के सृजन से संबंधित होता है। तो इसके अंतर्गत बताना है। तो इसमें ऑप्शन बी होगा, जिसमें पहला, दूसरा, तीसरा होता है। नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी लोकसभा की अनन्य शक्ति है। पहला, आपात की उद्घोषणा। दूसरा, मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करना। तीसरा, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना। तो इसमें ऑप्शन बी होता है कि केवल 2। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन कि निम्नलिखित विशेष अधिकारों में से कौन से भारत के संविधान द्वारा राज्यसभा को प्रदत्त किए गए हैं। ऑप्शन ए आता है कि राज्य का वर्तमान राज्य क्षेत्र परिवर्तित करना, राज्य का नाम परिवर्तित करना। ऑप्शन बी आता है संसद को राज्य सूची के नियम बनाने और उन्हें एक या अधिक अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन करने हेतु सशक्त बनाने के लिए प्रस्ताव पारित करना। ऑप्शन सी आता है राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया में संशोधन करना और राष्ट्रपति की सेवानिवृत्ति के पश्चात उनकी पेंशन निर्धारित करना। ऑप्शन डी आता है चुनाव आयोगों के क्रियाकलापों का निर्धारण करना और चुनाव आयुक्त की संख्या निर्धारित करना होता है। तो इसके अंतर्गत देखा जाए तो इसमें ऑप्शन बी होता है कि संसद को राज्य सूची में नियम बनाने और एक या अधिक अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन करने हेतु सशक्त बनाने का एक प्रस्ताव पारित करना होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसके अंतर्गत कि निम्नलिखित में से किसके संबंध में राज्यसभा का अनन्य अधिकार है। तो यह एक अखिल नई भारतीय सेवाओं का सृजन हेतु संस्तुति करना इनका एक अधिक अधिकार है। नेक्स्ट आता है कि निम्न में से कौन राज्यसभा की एकांतिक शक्ति के अंतर्गत आता है। तो इसमें ऑप्शन ए है कि नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि राज्यसभा की लोकसभा की समान शक्तियाँ किस क्षेत्र में है। तो यह संविधान में संशोधन करने के विषय में इसमें शक्तियाँ प्राप्त हैं। नेक्स्ट आता है कि यदि सरकार राज्यसभा को में पराजित हो जाए तो क्या होता है कि उपयुक्त में से कोई नहीं होता है इनके ऑप्शन के तहत, क्योंकि यदि राज्य सरकार राज्यसभा से पराजित हो जाए तो सरकार के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि अनुच्छेद 75 के क्लॉज 3 के अनुसार सरकार लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, ना कि राज्यसभा के प्रति। निम्नलिखित कथनों में से कौन एक भारत के संविधान की चौथी अनुसूची को सही वर्णित करता है। तो इसके अंतर्गत आपका ऑप्शन डी है, क्योंकि राज्यसभा में स्थानों का आवंटन इस अनुसूची के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित राज्य युग्मों में से किसे राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व प्राप्त है। तो इसमें ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं, जिस ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका कोई भी नहीं है, क्योंकि ये 1999 में क्वेश्चन पूछा गया था, उसके संदर्भ में ये नहीं होगा। प्रेजेंट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो जो वर्तमान में आंध्र प्रदेश के विभाजन के उपरांत आंध्र प्रदेश में राज्यसभा की 11 सीटें, तेलंगाना में 7 हैं, तमिलनाडु में 18, महाराष्ट्र में 19, गुजरात में 11, राजस्थान में 10 हैं। वर्तमान राज्य में समान प्रतिनिधित्व वाले समान राज्य क्षेत्रों में आंध्र प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश में 11, उड़ीसा, राजस्थान में 10, बिहार, पश्चिम बंगाल में 16, छत्तीसगढ़, हरियाणा में 5, पंजाब, असम, तेलंगाना में 7, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और एनसीटी दिल्ली में 3 सीटें, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, पुडुचेरी में 1 सीट होती है। तो इस तरीके से आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि राज्यसभा में उत्तर प्रदेश में आवंटित स्थान निम्नलिखित में से किन राज्यों को आवंटित किए गए हैं। तो इसमें भी ये चेंजेज होगा कि इस तरीके से इसके देख लेते हैं कि आंध्र प्रदेश में पूर्व में 18 थे, वर्तमान में 11 है, तेलंगाना में अब 7 हो गए हैं, मध्य प्रदेश में 11, पहले ही 16 थे, तमिलनाडु में 18, बिहार में 16, गुजरात में 11, महाराष्ट्र में 19, उत्तर प्रदेश में पहले 34 थे, वर्तमान में 31 है, पश्चिम बंगाल में 16, कर्नाटक में 12 आते हैं। अब आता है इसके अंतर्गत कि निम्न नीचे दिए गए कुल राज्यों और राज्यसभा में उन्हें आवंटित सदस्य संख्या की सूची दी गई है। तो इसमें कौन सुमेलित नहीं है। तो इसमें ऑप्शन ए सुमेलित नहीं है, क्योंकि मध्य प्रदेश में जो है वह कितनी है, मध्य प्रदेश में आपकी 11 है, क्योंकि पूर्व में इसके 16 थे, लेकिन प्रेजेंट की स्थिति के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इसमें 11 है। नेक्स्ट आता है कि इसमें राज्य और दिए गए हैं और उनके आवंटन आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल। तो आंध्र प्रदेश में अभी प्रेजेंट में कितना है, आंध्र प्रदेश में अभी प्रेजेंट में 11 है। तो इसमें राज्यसभा में स्थानों का आवंटन दिया गया है। तो पूर्व में ये 18 है इस तरीके से, क्योंकि इसमें भी ये गलत होगा, क्योंकि ये 2002 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो प्रेजेंट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो आंध्र प्रदेश में अभी आते हैं आपके 11, पूर्व में 18 थे। महाराष्ट्र में आपके आते हैं प्रेजेंट में 19, फिर आता है आपका कर्नाटक में आते हैं 12, फिर पश्चिम बंगाल में 16। तो इस तरीके से ये है, जिसमें अकेला आंध्र प्रदेश जो है उसमें चेंजेस है कि उसमें पहले 18 थे, लेकिन तेलंगाना के गठन होने के पश्चात इसमें अब 11 बचे हुए हैं, 7 तेलंगाना में पहुंच गए हैं। नेक्स्ट आता है कि सूची 1 और 2 को सुमेलित करने के लिए कि राज्यों के नाम और राज्यसभा में सीटें दी गई हैं। झारखंड में आपके 6 हैं, उत्तराखंड में जो देखा जाए तो 3 आती हैं, छत्तीसगढ़ में आपके आती हैं 5, पंजाब में 7। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन डी इसमें दिया गया है 4, 3, 2, 1 के फॉर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची 1 और 2 को सुमेलित करने के लिए, जिसमें राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक, पंजाब है। राजस्थान में कितनी सीटें हैं आपकी, 10 सीटें हैं, गुजरात में 11 आती हैं, कर्नाटक में आती हैं 12, पंजाब में 7। तो इस तरीके से ये सुमेलित है। तो इसमें आपका ये इसमें ऑप्शन जो है वह ए होगा। नेक्स्ट आता है कि सूची 1 और 2 को सुमेलित करने के लिए, जिसमें गुजरात राज्यसभा में सदस्यों की संख्या दी गई है और भी अन्य दिए गए। तो गुजरात में आपकी आती है टोटल 11। फिर आता है आपका दूसरा कर्नाटक में आती है आपकी 12, केरल में आती है आपकी 9 और उड़ीसा में आती है 10। तो इस तरीके से ये सुमेलित करने के लिए इसमें ऑप्शन सी आएगा 2, 3, 1, 4 के फॉर्म में।
नेक्स्ट आता है कि निम्न राज्यों में राज्यसभा की सीटों के अनुसार क्रम लगाना है। तो इस तरीके से ये दिया गया है। तो इसमें आपका कर्नाटक, गुजरात, उड़ीसा, केरल का क्रम है कि कर्नाटक एक तरीके से है क्योंकि कर्नाटक में 12 है, गुजरात में 11 है, उड़ीसा में 10 है और केरल में 9 है। तो 12, 11, 10, 9 इस तरीके से ये क्रम दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इस तरीके से कि राज्य और राज्यसभा में स्थानों का आवंटन दिया गया है, जिसमें आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु, महाराष्ट्र है। इसमें कौन सुमेलित नहीं है? तो इसमें आपका आंध्र प्रदेश सुमेलित नहीं है क्योंकि आंध्र प्रदेश में प्रेजेंट में 11 है, ना कि 18। तो ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या सबसे कम है? तो ये आपका हिमाचल प्रदेश है, जहाँ पर इन सदस्यों की संख्या सर्वाधिक कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि संघीय क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व प्राप्त है संसद के दोनों सदनों में। नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कहता है कि राज्यसभा का सभापति, उपसभापति उस सदन के सदस्य नहीं होते हैं। दूसरा कथन आता है कि जबकि राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों में मनोनीत सदस्यों के मतदान का कोई अधिकार नहीं होता है और उनको उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान का अधिकार होता है। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है कौन सा कथन सही है। तो इसमें केवल दूसरा कथन सही है, पहला कथन गलत है। कि इसमें आता है कि 89 के क्लॉज 1 के अनुसार राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है, जो कि सदन का सदस्य नहीं होता है, परंतु अनुच्छेद 89 के क्लॉज 2 के अनुसार राज्यसभा को उपसभापति सदस्यों में से चुना जाता है, जिस कारण से कथन पहला गलत है। और अनुच्छेद 54 के क्लॉज का के अनुसार राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य निर्वाचित गण में शामिल होते हैं, ना कि मनोनीत सदस्य। जबकि अनुच्छेद 66 का क्लॉज 1 में उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदन के सदस्य भाग लेते हैं, जिस कारण से दूसरा कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यसभा का अध्यक्ष होता है, उपराष्ट्रपति के पदेन अध्यक्ष होते हैं। कि 89 के क्लॉज 1 के अनुसार होता है कि भारत को उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है और अनुच्छेद 66 के क्लॉज 1 के अनुसार उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों, जिसमें राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य मिलकर बनने वाले निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट आता है कि किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? वह राज्यसभा है। नेक्स्ट आता है कि राज्यसभा का पदेन सभापति होता है उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट आता है निम्न में से किस एक का सदन अध्यक्ष एक गैर सदस्य के रूप में करता है? तो इसके अंतर्गत देखा जाए तो ऑप्शन सी होगा, वह राज्यसभा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? तो वह भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। राज्यसभा का चेयरमैन कौन होता है? तो इसमें देखा जाए तो ऑप्शन ए है। नेक्स्ट आता है कि राज्यसभा के वर्तमान सभापति कौन है? तो वर्तमान सभापति राज्यसभा के जगदीप धनखड़ हैं, जो कि ये 2010 में पूछा गया था, तो उस टाइम पे दूसरे थे। अभी प्रेजेंट में देखा जाए तो यह जगदीप धनखड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि राज्यसभा के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन की पहचानना है। ऑप्शन ए कहता है कि डॉक्टर एस राधाकृष्णन राज्यसभा के एकमात्र सभापति थे जो 2 कार्यकाल तक इस पद पर रहे। तो ऑप्शन बी आता है कि प्रथम संविधान संशोधन के लिए राज्यसभा का अनुसमर्थन नहीं लिया गया था। ऑप्शन सी आता है कि वर्तमान में संघ राज्य क्षेत्रों के 8 सदस्य राज्यसभा में निर्वाचित होते हैं। ऑप्शन डी आता है कि 3 अवसरों पर राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक आयोजित की जाती है। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है, तो इसमें देखा जाए तो ऑप्शन ए आपका त्रुटिपूर्ण है कि डॉक्टर एस राधाकृष्णन जो रहे हैं वह राज्यसभा के सभापति हैं, जो लगातार 2 वर्ष तक काल तक रहे। तो ये आपका एक गलत है, क्योंकि जो डॉक्टर एस राधाकृष्ण हैं के अतिरिक्त मोहम्मद हामिद अंसारी भी उपराष्ट्रपति एवं राज्यसभा के सभापति रहे हुए हैं। तो ये 2 लोग रहे हैं, अकेले एकमात्र डॉक्टर एस राधाकृष्ण नहीं है। इनके साथ साथ मोहम्मद हामिद अंसारी भी रहे हैं, जो उपराष्ट्रपति और इसके पद पर रहे हैं। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके अंतर्गत पूछा गया है कि राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन किस वर्ष किया गया था? तो यह 1952 में किया गया था। कि भारतीय संसद को 2 सदनों, जिसमें राज्यसभा, लोकसभा तथा राष्ट्रपति से मिलकर बनी होती है। राज्यसभा एक स्थायी सदन होता है और इसके सदस्यों की संख्या 250 से अधिक नहीं होती है। इसका विघटन भी नहीं होता, बल्कि इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पर सेवानिवृत्त होते हैं। इसका गठन सर्वप्रथम अप्रैल 1952 को हुआ और यह पहली बैठक जो हुई वह 13 मई 1952 को हुई थी। 60वां क्वेश्चन है, जो कि इस श्रृंखला का मतलब कि इस चैप्टर का भी और आज के
इस सेशन का भी अंतिम क्वेश्चन है। ये इसमें पूछा गया है कि निम्न में से कौन राज्यसभा का सदस्य होते हुए भी लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है। तो यह आपके मंत्री जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं वह ऐसा करते हैं कि वह मंत्री जो राज्यसभा का सदस्य हो, राज्यसभा का सदस्य होते हुए भी लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है। तो इस तरीके से आपके प्रश्न रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट डे आपको संसद के कार्य संचालन एवं विधायी प्रक्रिया के से इस संसद का जो तीसरा पार्ट है उसको कवर किया जाएगा। तब तक आप इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि यह काफ़ी सारे अभ्यर्थियों को यह अवेलेबल हो। जिन्होंने नया बुक नहीं लिया है तो वह अपनी बुक को अपडेट करें, और जिनके पास नहीं है तो इसको देख के अपनी तैयारी को बेहतर करें। धन्यवाद।